तो चलते हैं, आज क्लास को शुरू करते हैं। सभी लिंक शेयर कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिया गुरु जी। चलो। और बाकी रहा, इस कमीने के लिए क्या किया जाए, इसको क्या सजा दिया जाए? इसको छोड़ के सभी अरताई पे चले जाएं क्या? ये अपना मनमानी कर रहा है। ये अपना मनमानी कर रहा है, कभी भी कुछ भी करो, ये अपना मनमानी कर रहा है। चला। तो इसको तो अगर और एक बार ऐसा किया इसने, व्हाट्सएप को मैं निकाल के अरताई चलाऊंगा, काम खत्म। ये बार बार ऐसा धंधा कर रहा है। गुरु जी। अरे 4 दिन से उसी नंबर पे मैं मैसेज कर रहा हूं, तो बयान होने का कहां से गुंजाइश आ गया इसको? ये बयान करके बैठ गया। तो हमारा वही, चले चलते हैं। प्रदीप कुमार, बार बार कहता हूं अपना माइक का ख्याल रखो, क्योंकि हम लोग क्लास रिकॉर्डिंग पे है। बार बार माइक खोल के कस्टमर से बात किया मत करो। सिंह साहब, सुबो, संतोष, तुम तीनों को को होस्ट बनाया। अननेसेसरी आवाज को म्यूट लगाना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर चुके हैं, अगर थोड़ा सा रिपीट कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमने क्या क्या अभी तक कवर कर चुके हैं और आज हम कहाँ जाएंगे? आजाद आया है कि नहीं? आजाद कहाँ गए? आजाद, क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है गुरुजी, आ रहा है। अरे इतने नहीं गुरु जी, आ दिनों- रहा है, आ रहा है। तो पिछला क्लास हमारा, हम लोगों ने अभी तक 3 क्लास के दौरान हमने क्या क्या कवर किया है, जरा सा खुलासा कर दो। मजा आ जाएगा, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर एक सीपीयू के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम तरह तरह का सीपीयू के बारे में, यानी कि जो मीडिया टेक के अंतर्गत आता है उसी के अंतर्गत हम चलते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने कौन कौन सा एरिया को कवर किया है और सीक्वेंस वाइज हमारा अगला एरिया क्या होना चाहिए। क्या सुबह? सुबह, जी जी। क्या क्या अभी हमने तो कवर क्लास किया? में मैं नहीं था। अच्छा चलो, क्लास में नहीं थे, अगर क्लास में नहीं हो देख के करके बिल देना। कम से कम वीडियो को देख लिया करो, क्योंकि बेहद जरूरी है। तो पहले हम लोगों ने लॉजिक सर्किट को देखा था। लॉजिक सर्किट के अंतर्गत कौन आता है? वी कोर, वी प्रोक, वी मॉडेम, इस तरह का जो सेक्शन होता है वो लॉजिक के अंदर आता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आए वोल्टेज सप्लाई के अंदर, डिजिटल वोल्टेज, एनालॉग वोल्टेज। फिर है हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, यानी कि पीएलएल सर्किट में आए। अब पीएलएल सर्किट के बाद कल हम लोगों ने देखा था कौन सा सर्किट, वही हमारा सीरियल इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने कल कवर किया था। तो कल हम लोगों का क्लास कहां पर रुका था, याद है क्या? सीएसआई के पास रुका था क्या? सीएसआई, डिस्प्ले सीएसआई, या कैमरा सीरियल इंटरफेस पे रुका था क्या? डिस्प्ले सीएसआई खत्म हो गया। डिस्प्ले में सीएसआई नहीं होता है, कैमरा सीएसआई। तो कल हम लोगों ने कैमरा के पास रुका हुआ था।
तो आज वहीं से हम शुरू करेंगे और आज हम जाएंगे इसके अगले पड़ाव में। अगला पड़ाव जो है वो हमारा है रैम का, क्योंकि लॉजिक सर्किट एनाबल हो गया, एबीडीडी डीबीडीडी वोल्टेज मिल गया, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट को हमें वोल्टेज मिल गया। फिर हम लोगों ने सीरियल इंटरफेस मीपी लाइन, इसको हमने देखा। तो यहां तक तो हमारा जब कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हमें चाहिए क्या, रैम के साथ कम्युनिकेशन करना। जब रैम के साथ हमारा দেখতেছি তোমার মোবাইলটা চার্জিং পিনের ए, ডিস্টার্ब। जब रैम के साथ कम्युनिकेशन करेगा तब जाके हमारा अगला पड़ाव शुरू होगा। तो यहाँ से सीपीयू को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके सर्च लगा लेते हैं और देखते हैं ये पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। वी मॉडेम, वी जीपीयू, वी कोर, वी एसराम, वी प्रोक, वी कोर एसराम, वी प्रोक एसराम, वीडीडी टू प्रोक टू एसराम एंड वीडीडी क्यू, ये हमारा खत्म हो चुका था। इसके बाद हमने डीएसएस देखा, एबीडीडी देखा, डीवीडीडी देखा, पीएलएल देखा, पेरी डी देखा, पेरी ए देखा और ग्राउंड को हमने देख लिया। पेरी ए में सब कुछ खत्म हो गया था क्या? नहीं गुरुजी। मेरे ख्याल से ये एबीडीडी सीएसआई के पास हम लोग बस डीएसआई डिस्प्ले सीडीएस इंटरफेस के बारे में बात किए थे, अभी सीएसआई के बात हमने किए नहीं थे। तो आज हम यही सीएसआई से अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो एबीडीडी सीएसआई क्या है? ये एबीडीडी सीएसआई, सीएसआई का मतलब है कैमरा सीरियल इंटरफेस। जिस तरह हमने अभी डीएसआई डिस्प्ले के बारे में बात की, सीएसआई बिल्कुल उसी का आई है, लेकिन ये डाटा भेजता नहीं है बल्कि डाटा कैमरा से डाटा को ये लेता है। जब हम कैमरे में कोई भी इमेज या वीडियो को क्लिक करते हैं तो बाहर का जो फ्रेम बना के वो डाटा बना, पहले सिनेरियो को कैप्चर करता है, सिनेरियो को कैप्चर करने के बाद उसको फ्रेम बनाता है, फ्रेम बना के फिर वो सीपीयू के पास भेजता है, सीपीयू उसको डिजिटली सिग्नल को रिसीव करता है, फिर वो जीपीयू को भेजता है, फिर जीपीयू वहां से फ्रेम बनता है, फ्रेम बनने के बाद मीपी के पास पहुंचता है, मीपी उसको डिस्प्ले के पास पहुंचाता है। यानी कि इस तरह का हमारा सीएसआई का प्रोसेस होता है। एबीडीडी 12 सीएसआई वो एनालॉग सप्लाई है जो सीपीयू के अंदर मौजूद कैमरा इंटरफेस का दिमाग को पावर देता है। एबीडीडी 12 सीएसआई क्या है? ये एनालॉग कैमरा सिग्नल का क्वालिटी यानी कि नॉइज फ्री के लिए वोल्टेज है। वीडीडी पावर सप्लाई 12/1.2 वोल्ट की सप्लाई, सीएसआई कैमरा सीरियल इंटरफेस यानी कि मीपी सीएसआई, इसका मेन काम क्या है? कैमरा से आने वाला डाटा बहुत ही हाई स्पीड पर होता है। कैमरा से आने वाला डाटा बहुत ही हाई स्पीड पर होता है। उस डाटा को सीपीयू के अंदर सही से रिसीव कराने के लिए यह सप्लाई जरूरी है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर सीएसआई का 1.2 वोल्टेज नहीं मिला तो कैमरे पे तो हम क्लिक करेंगे, लेकिन क्लिक करने पर कैमरे से जो डाटा डिजिटली डाटा हमारा सीपीयू के अंदर जाता है वो पहुंचेगा नहीं या सीपीयू उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। सीएसआई पीएचवाई पावर, कैमरा का डाटा लेंस D0, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 और क्लॉक लेन को हैंडल करने वाला फिजिकल लेयर को पावर देना होगा। इंटरनल पीएलएल, कैमरा डाटा को सिंक कराने के लिए जो क्लॉक चाहिए उसका पीएलएल को स्टेबल रखना। इमेज प्रोसेसिंग ब्रिज, कैमरा सेंसर से आने वाला एनालॉग सिग्नल को जब सीपीयू डिजिटल में बदलता है तो ये 1.2 वोल्टेज लाइन उस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। रिपेयरिंग में इसका डायग्नोसिस क्या करें? अगर आपके पास कोई फोन आ जाए जिसमें कैमरा एरर हो तो ये लाइन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। कैमरा कैंट कनेक्ट, सबसे कॉमन फॉल्ट होता है, अपने कैमरा बदल लिया, सॉफ्टवेयर कर लिया, लेकिन फिर भी कैंट कनेक्ट टू कैमरा आ रहा है तो हो सकता है सीपीयू का सीएसआई इंटरफेस ही पावर अप नहीं हो रहा है। कैमरा लैग करना, पिंक स्क्रीन करना, अगर ये वोल्टेज स्टेबल नहीं है तो कैमरा खोलने पर स्क्रीन पिंक या ग्रीन हो जाएगी या फिर इमेज बहुत ज्यादा लैग करेगी यानी स्लो चलेगी। हिटिंग नियर सीपीयू वाइल यूजिंग कैमरा, अगर हमने इस लाइन में लीकेज है तो जैसे ही आप कैमरा आपको खोलोगे
तो सीपीयू का एक हिस्सा बहुत गर्म होने लगेगा और आप क्रैश हो जाएगा। टेक्नीशियन टिप्स फ्रॉम एसआर इंस्टीट्यूट, डोंट फॉरगेट टू 1.2 वोल्ट। टेक्नीशियन अक्सर कैमरा के कनेक्टर पर 1.8 वोल्ट और 2.8 वोल्ट एबीडीडी डीवीडीडी आईओ बीडीडी को चेक करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सीपीयू के अंदर भी एक सप्लाई चाहिए उससे रिसीव करने के लिए, यानी कि जो डाटा हमने कैमरा के माध्यम से रिसीव किया वो सीपीयू तक पहुंचाने के लिए ये सीएसआई वाला 1.2 वोल्टेज की जरूरत होता है। अगर ये मिस हो जाए तो हमने डाटा तो रिसीव किया लेकिन वो सीपीयू तक नहीं पहुंचेगा। सोर्स क्या है? ये हमेशा मेन पीएमआईसी से आती है। टेस्टिंग कैमरा कनेक्टर के पास नहीं बल्कि सीपीयू के पास, जो सीमाटिक में सीएसआई सेक्शन के कैपेसिटर है वहां पर 1.2 वोल्ट को चेक करें। इस दौरान अगर किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है सीएसआई को लेकर तो कर लो, फिर हम लोग यहां से यूएसबी लाइन पर जाएंगे। किसी का कोई सवाल नहीं है? आगे बढ़े। पूरी तरह से क्लियर हो गया सीएसआई लाइन। अभी आते हैं एबीडीडी 18 यूएसबी। ये हमारा सीएसआई हो गया। कहाँ गया एबीडीडी 18 यूएसबी? ये वाला। और बाहर इसका नाम क्या है? एबीडीडी 18 एसओसी। अगर इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे ये बहुत सारे जगह में गया रहेगा, तो यहाँ पर इसको हमें देखना नहीं है। आईसी के अंदर इसका नाम क्या है वो हम देखेंगे। वो चीज अगर हमें पता चल गया तो बाहर जाके हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? ये वोल्टेज पैड वैल्यू के साथ हमारा एलडीओ सेक्शन एसएलडीओ वीआईओ 1.8 लाइन से पैड वैल्यू के साथ ये वोल्टेज बन के आ रहा है। तो क्या होता है इसको जरा देख लेते हैं। आजकल के फोन में चार्जिंग और डाटा ट्रांसफर सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। एबीडीडी 1.8 सप्लाई सीपीयू के उस सेक्शन को पावर देती है जो बाहर की दुनिया यानी कि कंप्यूटर चार्ज से यूएसबी केबल के जरिए जुड़ता है। एबीडीडी 1.8 यूएसबी क्या है? ए एनालॉग यूएसबी के सेंसिटिव सिग्नल्स डीपीआर डीएम के लिए एनालॉग सप्लाई है। वीडीडी पावर सप्लाई इनपुट है। 1.8 फिक्स वोल्टेज होता है। यूएसबी फिजिकल लेयर। इसका मेन काम क्या है? यूएसबी से जो डाटा आते हैं वो एनालॉग वेव्स की तरह होते हैं। सीपीयू को उस वेव्स को समझने के लिए एक स्टेबल एनालॉग रेफरेंस चाहिए होता है। यूएसबी फिजिकल पावर सीपीयू के अंदर एक फिजिकल लेयर होता है जो डीपी यानी कि डाटा पॉजिटिव और डीएम यानी कि डाटा माइनस या डाटा नेगेटिव लाइंस को हैंडल करता है। उसे ये 1.8 वोल्टेज चाहिए होता है। डिटेक्शन लॉजिक क्या है? जब आप केबल लगाते हैं तो फोन को कैसे पता चलता है कि चार्जर है या कंप्यूटर है? ये डिटेक्शन लॉजिक इसी सप्लाई पर चलता है। हाई स्पीड डाटा यूएसबी 2.0 या 3.0 की हाई स्पीड ट्रांसफर के वक्त सिग्नल्स को नॉइज से बचाने के लिए ये एनालॉग वोल्टेज जो है वो फिल्टर का काम करती है। रिपेयरिंग में क्या इसको डायग्नोस करें? अगर 1.8 वोल्ट लाइन मिस हो गया या शॉर्ट हो जाए तो फोन में ये अजीब फॉल्ट्स आते हैं। चार्जिंग ओनली, नो डाटा। फोन चार्ज तो होता है लेकिन पीसी से कनेक्ट करने पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, नो पोर्ट। लॉग अक्सर चार्जिंग आईसी या पोर्ट बदलते हैं पर प्रॉब्लम सीपीयू के इंटरनल सप्लाई में होता है। लोग हमेशा क्या करते हैं? चार्जिंग आईसी या कनेक्टर या पत्ता
या इसको चेंज कर देते हैं, हालांकि इसका फॉल्ट ज्यादातर तुम्हारा सीपीयू में होता है। क्या मुझे बता सकते हो इस तरह का फॉल्ट ज्यादातर कौन सा मोबाइल में मिलता है? बता सकते हो इस तरह का फॉल्ट ज्यादातर हमें किस जगह में मिलता है? सर ये तो कॉमन फोन में प्रॉब्लम है सर, सारे फोनों में आता है ये। लेकिन ज्यादातर तुम्हारा सैमसंग फोन में आता है ये प्रॉब्लम। ज्यादातर सैमसंग फोन में तुम्हारा ये आता है, और जैसे ही तुम सीपीयू को रिवॉल्व कर दोगे वो सही हो जाता है। स्लो चार्जिंग, अगर यूएसबी का डिटेक्शन लॉजिक फेल हो जाए तो फोन एसी चार्जिंग के जगह यूएसबी चार्जिंग बहुत स्लो मोड में चला जाता है। अननोन डिवाइस एरर, पीसी पर कनेक्ट करने पर यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज का एरर आता है। डेड विथ 1.8 वोल्ट शॉर्टिंग, अगर 1.8 वोल्ट शॉर्टिंग हो जाए तो पूरा वीआईओ 1 पॉइंट बैठ जाएगा और फोन पूरी तरह से डेड हो जाएगा। टेक्नीशियन टिप्स क्या है? ये वोल्टेज मेन पीएमआईसी से आता है। अगर डीएम डीपी लाइंस पर 0.4 से लेकर 0.6 की डायोड रीडिंग आ रही है तो फिर भी पीसी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो एवीडीडी 1.8 यूएसबी का कैपेसिटर को चेक करें। ओटीजी फेलियर, अगर फोन में पेन ड्राइव ओटीजी का काम नहीं कर रहा है तो भी इस लाइन की वोल्टेज को चेक करना बनता है। फिर आते हैं एवीडीडी 3.3 यूएसबी, और ये ज्यादातर मीडियाटेक फोन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर ये लाइन हमारा शॉर्ट हो जाता है तो सीपीयू बेतहाशा गर्मी होता है और सेल हमारा डेड होता है। अगर सीपीयू से ये लाइन शॉर्ट नहीं है तो इसके पास लगा हुआ कैपेसिटर हमारा ज्यादातर खराब निकलता है। लेकिन जहां तक आज तक मैंने देखा है ये सीपीयू ही खराब हो जाता है। लोगों के साथ यही हुआ है या सिर्फ कैपेसिटर के साथ प्रॉब्लम होता है? क्या अभी तो होता सर है? कैप, अभी तो सर कैप और उसमें सर एक वो दो डायोड लगे रहते हैं दोनों पे, डीएमडीपी के लाइन पे, वो ज्यादातर लीकेज निकलते हैं सर। हम्म। लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर देखोगे ये आईसी के प्यार से ही शॉर्ट कर जाता है। जब हम आईसी की प्यार को यहां से मास्किंग कर देते हैं तो शॉर्ट सेट हमारा ऑन भी हो जाता है, लेकिन चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाता है। सो एबीडीडी 33 यूएसबी यूएसबी सेक्शन की सबसे हैवी एनालॉग सप्लाई है, जहां हमें पहले 1.8 वोल्ट की बात की थी जो इंटरनल लॉजिक के लिए थी। वहां ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जो फिजिकल इंटरफेस और सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए सबसे जरूरी होता है। क्या होता है इसको आराम से तुम समझ लिए। एनालॉग वीडीडी 3.3 और यूएसबी ट्रांसीवर फिजिकल का लिए है। इसका मेन काम क्या है? यूएसबी 2.0 स्टैंडर्ड के हिसाब से डाटा लाइन से पीपीडीएम पर सिग्नल का एक खास लेवल तक स्विंग यानी कि उछालना पड़ता है। स्टैंडर्ड मैचिंग क्या है? यूएसबी सिग्नल को 3.3 के स्टैंडर्ड लॉजिक से मैच करने के लिए सप्लाई जरूरी होता है। लॉन्ग केबल सपोर्टिंग करता है। अगर आप लंबी यूएसबी केबल यूज कर रहे हैं तो सिग्नल को बिना ड्रॉप हुए सीपीयू तक पहुंचाने की ताकत इसी सप्लाई में देती है। ट्रांसीवर पावर, इस सीपीयू के अंदर जो ट्रांसीवर जो डाटा भेजता है और डाटा लेता है उसका काम ड्राइविंग फोर्स यही 3.3 वोल्ट होता है। यानी कि ये अगर नहीं मिला तो डाटा प्लस और डाटा माइनस क्या करेगा? हाई स्पीडली तुम्हें रीड राइट नहीं करने देगा। रिपेयरिंग में डायग्नोसिस क्या करे? अगर ये 3.3 वोल्ट मिस हो जाए तो फोन चार्ज तो होगा पर कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम आएगी। यूएसबी डिवाइस डिस्क्रिप्टर फेल, और बहुत सारे तुम लोगों ने इस चीज को देखते हो और पता ही नहीं चलता है ये क्यों होता है। यूएसबी डिवाइस डिस्क्रिप्टर फेल कहाँ मिलता है? ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में सर। हाँ, डिवाइस मैनेजर में यूएस यूनिवर्सल सीरियल बस में ये हमें दिखाई देता है। यूएसबी डिवाइस डेल, जब आप फोन पीसी में लगाते हैं और कंप्यूटर कहता है यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज तो 80% चांस होते हैं कि ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई तो लीक है या बन ही नहीं रहा है। नो पोर्ट इन फ्लैश टूल, फोन डेड है। अगर आप फ्लैश करने के लिए पोर्ट बनाना चाहते हो लेकिन पीसी फोन को डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, अगर 1.8 बन रहा है पर 3.3 गायब है तो पोर्ट कभी नहीं बनेगा। ओटीजी काम नहीं करेगा। ओटीजी डिवाइस माउस कीबोर्ड पेन ड्राइव को डिटेक्ट नहीं करेगा। ये करने के लिए ये सप्लाई की स्टेबल होना जरूरी है। टेक्नीशियन के लिए टिप्स क्या है? अक्सर ये 3.3 वोल्ट पीएमआईसी के एक ही एलडीओ से बनती है। सीपीयू के पास सिमेटिक में ट्रेस करें
वहां एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ, अक्सर 2.2 माइक्रोफैराड से लेकर ये 4.7 माइक्रोफैराड का होता है। कभी कभी ये 1.1 माइक्रोफैराड का भी होता है, लेकिन ज्यादातर अगर अच्छे सेट में देखोगे, फ्लैगशिप सेट में देखोगे, ये 2.2 माइक्रोफैराड से 4.7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होता है, और किसी किसी मोबाइल में ये 1 माइक्रोफैराड का भी होता है। वहां फिक्स्ड 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए केबल लगाने पर। शॉर्टिंग केस अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो फोन डेड हो जाएगा, क्योंकि ये पीएमआईसी के मेन एलडीओ सेक्शन को लोड करता है। फिर आते हैं एबीडीडी 12 डब्ल्यूबीजी वाइड बैंड गैप, एक बहुत ही एडवांस और स्पेसिफिक सप्लाई है जो मीडियाटेक सीपीयू का वायरलेस कनेक्टिविटी यानी कि डब्ल्यूजीबी सेक्शन को पावर देता है। ये है, इसको अगर हम देखें तो इस लाइन में कितना कैपेसिटर लगा है आजाद, कितना जी कैपेसिटर? यहां पर 1 माइक्रोफैराड इसने लगाया है, जी जी जी। लेकिन आगे चल के ये दूसरा कैपेसिटर भी लगाया हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो नहीं, नहीं लगा। आगे नहीं लगाया, तो यहां पर इसने 1.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इसने लगाया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, आ गया ये हमारा आया एबीडीडी 12 WGP, और बाहर इसका नाम क्या है, VA12 PMU, VA12 PMU। तो अब मुझे बता सकते हो क्या ये VA12 कितने लाइन को जाता है? अनगिनत लाइन पे जाता है ना। जी जी। तो ये VA12 बनाता कौन है? नहीं, पावर वगैरह में जो है हम लोग 6-6 रुपए लिया करते हैं, लेकिन क्या मतलब। हाँ। क्या बोल रहा है बे? पीएम सेक्शन का एलडीओ बनाता है। पीएम सेक्शन का एलडीओ नहीं बनाता बाकी है। वाला फोन आप दिखा दीजिएगा हमें, बता देंगे अगर एलडीओ नीचे की सप्लाई है प्लेट ना। हमारे हिसाब से खराब होगी इसकी। अरे यार प्रदीप तो सुना ही नहीं छोटो। देता है। हाँ? हाँ हाँ गुरु जी, ओके। अरे माइक को म्यूट करो यार, क्लास में तो ध्यान रखते नहीं हो, अननेसेसरी कस्टमर के साथ बकर बकर करते हो और दूसरे का क्लास को खराब करते हो। चलो, तो मैंने पूछ रहा था ये VA12 कौन बनाता है, तुमने क्या बताया संजीत? एलडीओ, एलडीओ बनाता है ना। हाँ गुरु जी, एलडीओ सप्लाई है ना ये BA12। ज्यादातर इस एलडीओ के लिए वोल्टेज सप्लाई कौन देता है? VS2। हाँ BS2 हाँ। तो VS2 नहीं बनेगा तो क्या एबीडीडी 12 बनेगा? नहीं नहीं। तो देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एबीडीडी 12 WG यानी कि वाइड बैंड गैप एक बहुत ही एडवांस और स्पेसिफिक सप्लाई है जो मीडियाटेक सीपीयू के वायरलेस कनेक्टिविटी WBG सेक्शन को पावर देती है। यह WBG का मतलब है वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस या जीएनएसएस। और इसका ब्रेकडाउन तो मैं हर जगह में हर एक लाइन का ब्रेकडाउन करके रखा हूं, ये सब ब्रेकडाउन को तुम देख लेना। क्या है, एनालॉग वायरलेस सिग्नल की प्योरिटी के लिए एनालॉग पावर सप्लाई, बीडीडी हो गया वोल्टेज ड्रेन देन पावर 1.2 वोल्ट की सप्लाई है, WBG वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस ग्लोनास इंटरफेस के लिए। इसका मेन काम क्या है? आजकल के मीडियाटेक सीपीयू में वाईफाई और ब्लूटूथ का कंट्रोलर सीपीयू के अंदर ही होता है, सिर्फ आरएफ चिप बाहर होता है। कनेक्टिविटी पीएलएल पावर वाईफाई और ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। इनको बहुत ही हाई स्पीड क्लॉक चाहिए होता है, उन क्लॉक्स को जनरेट करने के लिए करने वाले पीएलएल को ये 1.2 वोल्टेज सप्लाई मिलता है। अगर सोचो, अगर इसके अंदर यही 1.2 वोल्टेज पीएलएल को नहीं मिला तो क्या ये 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बना पाएंगे? नहीं बढ़ेगा गुरु जी। बेसबैंड प्रोसेसिंग वाईफाई और ब्लूटूथ से आने वाला डाटा को जब सीपीयू प्रोसेस करता है तो उसके एनालॉग इंटरफेस को सप्लाई जरूरी है। जीपीएस स्टेबिलिटी, जीपीएस सिग्नल बहुत वीक होते हैं, उन्हें नॉइज से बचाने के लिए ये एनालॉग लाइन बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। रिपेयरिंग में इसका क्या डायग्नोसिस करें? अगर 1.2 वोल्ट की लाइन मिस है तो इसका कैपेसिटर लीक हो जाए तो ये फॉल्ट्स आएंगे, वाईफाई ब्लूटूथ गियर आउट हो जाएगा, सबसे कॉमन फॉल्ट है। सेटिंग में जैसे ही आप वाईफाई ऑन करने की कोशिश करेंगे वो तुरंत वापस ऑफ हो जाएगा या ग्रे रहेगा, यानी कि
ना तो हाईलाइट करेगा ना ही बंद होके रहेगा, दोनों के बीच में जैसे हाफ फ्लाइट मोड होता है उस तरह का होके रह जाएगा। ब्लूटूथ पेयरिंग एरर, ब्लूटूथ तो ऑन होता है पर किसी डिवाइस को स्कैन नहीं कर पाएगा, ये कनेक्ट होते ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नो जीपीएस सिग्नल, गूगल मैप्स में आपकी लोकेशन सर्चिंग पर जीपीएस पर अटकी रहेगी। करंट कंजप्शन, अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो डीसी सप्लाई पर फोन 0.08 एम्पियर से लेकर 0.15 एम्पियर तक करंट को लेकर स्टक हो सकता है। टेक्नीशियन के लिए टिप्स क्या है? यह वोल्टेज मेन पीएमआई से निकलने वाली एक एलडीओ सप्लाई होती है। डिपेंडेंसी, अक्सर यह वोल्टेज तभी बनती है जब सिस्टम बूट हो रहा होता है या कनेक्टिविटी ड्राइवर्स लोड होते हैं। क्या टेस्टिंग करें? सीपीयू के पास इसका बाईपास कैपेसिटर ट्रेस करें। अगर वहां शॉर्टिंग है तो वाईफाई ब्लूटूथ आईसी बदलने से पहले इस लाइन की रीडिंग जरूरी है, चेक कर लें। एबीडीडी 1.8 अभी हमारा खत्म हो गया। एबीडीडी 12 अभी देखते हैं। एबीडीडी 1.8 डब्ल्यूबीजी बिल्कुल एबीडीडी 12 डब्ल्यूजी बीजी की तरह है, कनेक्टिविटी वाईफाई ब्लूटूथ और सेक्शन का हिस्सा है, लेकिन ये उसकी हाई वोल्टेज एनालॉग इंटरफेस है और इनपुट आउटपुट बफर्स को पावर देती है। मीडियाटेक सीपीयू में कनेक्टिविटी सेक्शन को वोल्टेज चाहिए होता है, एक उसके कोर लॉजिक के लिए, दूसरा 1.8 दूसरे का सिग्नल और स्टेबिलिटी के लिए। तो यहां पर देख लेते हैं एबीडीडी 180 क्या है। ये एनालॉग वायरलेस सिग्नल की इंटीग्रिटी के लिए एनालॉग पावर है। वीडीडी पावर सप्लाई में है। 18 हो गया 1.8 वोल्ट फिक्स्ड वोल्ट। डब्ल्यूबीजी वाईफाई ब्लूटूथ और जीपीएस सेक्शन के लिए इसका मेन काम होता है आरएफ इंटरफेस पावर, सीपीयू के उन पिन्स को पावर देना जो बाहर लगी वाईफाई ब्लूटूथ आरएफ चिप से हाई स्पीड एनालॉग डाटा शेयर करते हैं। क्लॉक बफरिंग, कनेक्टिविटी सेक्शन के लिए जो सिग्नल उस यूज होते हैं उन्हें दूर तक बिना सिग्नल लॉस के भेजने के लिए ये 1.8 वोल्टेज पावर चाहिए होती है। स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्कैनिंग, जब आपका फोन वाईफाई नेटवर्क स्कैन करता है तब कनेक्टिविटी पीएलएल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी सप्लाई से मिलती, इसी सप्लाई से मिलती है। रिपेयरिंग में इसका क्या डायग्नोसिस करें? अगर एबीडीडी 180 डब्ल्यूबीजी फेल हो जाए तो ये प्रॉब्लम आते हैं। वाईफाई ब्लूटूथ टॉगल प्रॉब्लम होता है, आप वाईफाई बटन को दबाते हैं तो थोड़ी देर टर्निंग ऑन दिखाता है फिर वापस ऑफ हो जाता है। ब्लूटूथ रेंज इशू होता है, ब्लूटूथ कनेक्ट तो हो गया लेकिन अगर आप फोन को 2 फुट दूर से ले जाए तो आवाज कटने लगता है, लो सिग्नल हो जाता है। जीपीएस सिग्नल ड्रॉप हो जाता है, मैप में लोकेशन जंप करती रहती है, यह सिग्नल बहुत वीक मिलता है। डेड रीसेट, अगर ये लाइन शॉर्ट हो गया तो हमेशा ये मेन 1.8 वोल्ट रेल को भी शॉर्ट कर देगी जिससे पूरा फोन हमारा डेड हो जाएगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अगर ये वाईफाई ब्लूटूथ में प्रॉब्लम आता है या तो हमारा वीआईओ का 1.8 वोल्टेज लाइन शॉर्टिंग मिलता है तो 60% केस में हमें देखने को मिला है कि इसका जो ब्लूटूथ वाईफाई और जीपीएस का आईसी होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, यानी कि वो खराब मिलता है, बहुत ही ज्यादा ये आईसी खराब हो जाता है। कारण बता सकते हो क्या अगर कुमार? मुझे इसका कारण बता सकते हो क्या, क्यों क्यों ये आईसी ज्यादातर खराब हो जाता है? गुरुजी लोड ज्यादा होता है इस पे। इसमें लोड ज्यादा नहीं होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होता है। यहां तो हमने क्या दिखाया, 2.4 से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक, है ना, लेकिन ये कभी कभी 7.6 गीगाहर्ट्ज तक भी काम कर रहा है। इसी इसमें फ्रीक्वेंसी इतना हाई होता है तो मजबूरन ये आईसी खराब हो जाता है। सो टेक्नीशियन के लिए टिप क्या है? अगर शेयर लाइन अक्सर सप्लाई पीएमआईसी के वीआईओ 1 एलडीओ से ही जुड़ा होता है, इसलिए अगर वाईफाई सेक्शन में शॉर्टिंग है तो पूरा फोन डेड हो सकता है। टेस्टिंग क्या करें? टेस्टिंग में सीपीयू के पास कैपेसिटर कनेक्टिविटी सेक्शन के हैं, वहां मल्टीमीटर से 1.8 वोल्ट पे चेक करो। ड्राई शोल्डर, वाईफाई ब्लूटूथ की प्रॉब्लम में अक्सर लोग सिर्फ एक्सटर्नल आईसी गर्म करते हैं, पर उन्हें बताए कि सीपीयू के नीचे अगर एबीडीडी 1.8 वोल्ट डब्ल्यूजीबी का पैड ड्राई है तो भी वाईफाई नहीं चलेगा। अब हमने एनालॉग की एबीडीडी
लगभग सारी सप्लाई खत्म कर ली है। मॉडेम 1.2, 1.8, प्रोसेसर 1.8, DDR 1.8, CPU GPU PLL 1.2, 1.8, डिस्प्ले कैमरा 0.4, 1.2 वोल्ट, USB 1.8, 3.3 वोल्टेज, कनेक्टिविटी WGB 1.2, 1.8। इतना हमारा कंप्लीट हो गया क्या? वो तो इतना कंप्लीट हो गया क्या? जी जी, हो गया गुरुजी। तो इसका अगला सीक्वेंस क्या होना चाहिए? हमें हमारा लॉजिक स्टार्ट हो गया, हमारा कनेक्टिविटी पेरिफेरियल्स हमको मिल गए। अब इन सब को चलाने के लिए क्या चाहिए? गुरुजी कमांड चाहिए, कमांड। कमांड तो हमने कवर कर लिया, लेकिन उसको कमांड देने के लिए एक मीडिएटर की जरूरत होता है ना। जी जी, तो रैम। रैम। तो आज का हमारा क्लास जो है वो रैम के ऊपर चलेगा। अगर वक्त मिला तो रैम के बाद कौन है? रैम के बाद कौन है? eMMC। एमएमसी या यूएफएस, यानी कि स्टोरेज। रैम बन जाएगा, रैम की कनेक्टिविटी बन जाएगा। अगर यूएफएस या ईएमएमसी नहीं मिला तो डाटा से वो कहां से लेगा? इसलिए इसके बाद जो है वो हमारा ईएमएमसी या यूएफएस। पिछले सेशन में हमने डीवीडीडी यानी कि डिजिटल कोर वोल्टेज, एबीडीडी यानी कि एनालॉग वोल्टेज को डिटेल्स में कवर किया था, जो सीपीयू के दिमाग और सेंसर सिस्टम के लिए सबसे काम करते हैं। अब MT6769B के पावर सीक्वेंस में सबसे क्रिटिकल सेक्शन आता है द मेमोरी इंटरफेस यानी कि LPDDR4। अगर सीपीयू को पावर मिल गई पर उसकी रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्टोरेज यूएमएमसी यूएफएस के साथ वोल्टेज मिस हुए तो फोन पोर्ट तो बनाएगा पर कभी ऑन नहीं होगा, लोगो पर अटक जाएगा या डेड दिखाएगा। अभी EMI 1 DQ0 का मतलब क्या है? यह है एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस का एक डाटा लाइन। ये लाइन MT6769V सीपीयू और रैम के बीच के सबसे पहली और सबसे बेसिक यूनिट है। अगर ये लाइन फेल हुई तो पूरा डाटा बस बेकार हो जाएगा। क्या मुझे बता सकते हो ये बस का मतलब क्या होता है? बता सकते हो? गुरुजी, वो एक दूसरे को कनेक्टिविटी करने के लिए रेल। गुरुजी पैसेंजर ले जाने के लिए। यानी कि ये आप ऐसे समझो, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है ना, कई तरह का रेल जहां पर आके मिलते हैं, उन सारे कंप्लीट रेलवे लाइंस को बॉस कहा जाता है, BUS। चलो, अभी हमारा ये खत्म हुआ। ये खत्म होने के बाद हम अगला पड़ाव में चले। तो अगला पड़ाव क्या है? क्या ये बता रहा है सीम को देखना है? क्या हम सीम देखेंगे? बोर्नियो कह रहा है सीम सेक्शन को जाओ, RFIC को जाओ, ABP पे जाओ, पेरी RFMP में जाओ। यहाँ हम जाएंगे? नहीं, अभी नहीं गुरुजी। अभी यहाँ पर हमारा काम नहीं है। तो सीक्वेंस ये भी नहीं है, ये भी हमारा जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन है? USB TPDM। हाँ, ये सेक्शन हमको चाहिए। नहीं, ये सेक्शन भी नहीं चाहिए, ये तो MSDC हो गया ना, यानी कि ये EMMC UFS का सेक्शन, ये तो बाद में आएगा। ये DSI CSI ये भी हमें जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है, यानी कि अभी हम एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस इंटर फ्रीक्वेंसी लाइन को हम चेकिंग करेंगे। तो कहां से हम अपना चेकिंग शुरू होगा? जरा मुझे सबसे पता। पहले सप्लाई गुरुजी। सप्लाई तो हमने वहां पर सप्लाई सब दे के, अभी हमारा सप्लाई पूरी हुआ तभी तो हम रैम सेक्शन में आ रहे हैं ना। जब जी तक जी हमको जी सप्लाई नहीं मिलेगा तो हम रैम सेक्शन में आके क्या करेंगे? रैम के लिए अगर सप्लाई ही नहीं बनेगा तो हमें क्या फायदा है? जी जी।
तो यह सप्लाई बन गया, तभी तो यहां से इतने सारे ईएमआई लाइन जो है यहां से सीधे निकलेंगे और हमारे रैम में एंटर करेंगे। अब सवाल फ्रीक्वेंसी ये है अब सवाल यह है, यहाँ ईएमआई 0, ईएमआई 1, इतना सारा ईएमआई दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे? बोलो। अरे इतना सारा क्यों दे रखा है? उसको एक देने से काम नहीं चलता क्या? गुरुजी ये सब सीपीयू से कम्युनिकेट कर रहा है, उससे कम्युनिकेट करेगा गुरुजी। गधेड़ा, हमने कितने बार अभी पढ़ के आ चुके हैं, जब तक 8 बीट कंप्लीट नहीं होगा तब तक 1 बाइट बनेगा नहीं। तो कम से कम 1 बाइट बनाने के लिए तो हमें तो 8 लाइन तो कम से कम चाहिए ना। जी जी जी। 16 लाइन है गुरुजी। 16 लाइन है तो एक तुम्हारा अपर लाइन होगा, एक लोअर लाइन होगा। 32 लाइन भी होता है ना तुम्हारा, 32 और 64 लाइन भी होता है ना रैम में, कल के क्लास में मैंने बताया था ना। तो चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां से। कहां से? EMI 1 DQ0, EMI 1 एंड DQ0 कहां है? ये है क्या? ये लाइन है क्या? ये यही है ना गुरुजी। तो DQ0 EMI 1, तो हम इस DQ0 में क्यों आए? DQ7 या DQ5 में क्यों नहीं गए? अभी तुम लोग इसको मुझे जवाब दोगे। हमने DQ0 में क्यों आया, 5 या 6 या 7 में क्यों नहीं गया? कल ही मैंने इसके बारे में तुम लोगों को बताया था। हमने यहां पर DQ0 में क्यों आया? हम चाहे तो EMI DQ15 से तो शुरू कर सकते थे ना, तो DQ0 में आने के हमें क्या बढ़िया आ गया, क्या काम आ गया? सीक्वेंस से चलेगा ना गुरुजी। अरे नहीं तिवारी जी, क्या कर रहे हो? जब आप ISP करते हो, आप डाटा 0 का कनेक्ट करते हो या डाटा 7 का कनेक्ट करते हो? जब इन सिस्टम प्रोग्राम में जाके आप ISP करके किसी मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड या उसकी सिक्योरिटी को रीड करने का कोशिश करते हो, तो कमांड तो हो गया, क्लॉक हो गया, डाटा प्लस डाटा माइनस हो गया, उसके बाद सॉरी BCC क्यू एंड BCC हो गया। तो इसके बाद हमें एक लाइन जरूरत है जो कि हमें कहां पहुंचाएगा? डाटा 0। हाँ, तो डाटा 0 को हम क्यों लेते हैं, डाटा 5 को क्यों नहीं लेते हैं? कारण क्या है? ये नहीं पता। ये स्टार्टिंग ये स्टार्टिंग गुरुजी ये पॉइंट है। 1 बीट होता है इसमें, क्या ऐसा कुछ? अरे नहीं, ये एंट्री पॉइंट होता है। ये किसी घर में मान के चलो 8 दरवाजा है, अगर तुम पहले दरवाजा को नहीं खोलोगे, क्या दूसरे में जा सकते हो? नहीं गुरुजी, पहले पहले से ही। अभी देखो, एंटर होने से जाएंगे। अभी अब मान के ये चलो DQ0 हमारा सही है, 1 2 3 4 5 6 7 खराब है, तो बोलो हमारा सेट चलेगा कि नहीं चलेगा? तो उस कंडीशन में चलना चाहिए गुरुजी। चलेगा लेकिन स्लो करेगा। चलेगा लेकिन स्लो करेगा। तो EMI 1 DQ0 क्या होता है? तो EMI DQ का मतलब है एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस का पहला लाइन, जो डाटा 0 होता है। ये लाइन MT6769 CPU के और रैम के बीच की सबसे पहली और सबसे बेसिक यूनिट होता है। अगर ये लाइन फेल हुई तो पूरा डाटा बस जो है वो बेकार हो जाता है, यानी कि वहां से 0 से लेकर जो सेट 7 तक, यानी कि जो 8 लाइन होता है, अगर 0 ही खराब हो गया तो बाकी सारे खराब हो जाए। इसका पूरा लॉजिक को हम यहां पर समझते हैं। 1 लाइन का काम अब फंक्शन, ये एक बाई डायरेक्शनल लाइन है। इसका मतलब है कि डाटा CPU से रैम में जाएगा भी और वहां से वापस भी आएगा। DQ0 सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो
अगर अगर आप बोर्नियो सीमाटिक को खोलें तो MT6769V के नीचे आपको ये बॉल्स मिलेगी। माइक म्यूट, माइक म्यूट। क्या कर रहे हो आजाद, क्या कर रहे हो? तुमको पोस्ट काहे लिए बनाया नहीं? आप अगर बोर्नियो सीमेटिक में खोलोगे तो MT6769V के नीचे आपको ये बॉल्स मिलेंगे। ये अक्सर सीपीयू के कर्नल या आउटर एज के पास होती है, क्योंकि हाई स्पीड डाटा लाइंस को शॉर्ट पाथ चाहिए होता है। कल जो मैंने तुम लोगों को बता रहा था, आज ठीक उसी के ऊपर हम लोग आएंगे। यहां पर बोर्ड डिजाइन, एक मिनट, तो कल मैंने तुमको बताया था, कल तुमने पूछा था ना आजाद 0.3 mm क्या है? जी 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 सर। आज इसका राज यहीं पर खोलेंगे। पहले तो ये पढ़ो, बोर्नियो सीमेटिक को अगर खोलेंगे तो ये इसके नीचे आपको ये बॉल्स मिलेंगी। ये अक्सर सीपीयू के कर्नल या आउटर एज के पास होती है। जब भी तुम लोग A12 सैमसंग A12 को सीपीयू और यूएफएस रिवॉल्व कर देते हो तो सेट जो है वो ऑटो पोर्ट में चला जाता है। तो तुम क्या करते हो, ऊपर की कर्नल बॉल को जंपर करते हो कि नहीं? जी जी करना पड़ता है सर। इसलिए अगर ये लाइन तुम्हारा खराब हो जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो ये सीधा रान के नीचे से करस्पॉन्डिंग बॉल से मिलता है। टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या है? जब आप EMI1 DQ0 को चेक करेंगे तो आपको ये 3 चीज चाहिए। डायोडा वैल्यू, सीपीयू और रैम दोनों लगे होने पर वैल्यू लगभग 250 से लेकर 450 मिली वोल्ट आने चाहिए। अब यहां पर एक मजे की बात मुझे तुम लोग बताओ। अभी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम लोगों से मैं जानना चाहूंगा। मैंने कहा डायोडा वैल्यू में अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमें यहां से 250 से 450 मिली वोल्ट आना चाहिए। कुछ दिमाग में हजम हो रहा है क्या? मैं डायोडा वैल्यू कह रहा हूं और इधर वोल्टेज लिखा हूं। कुछ हजम हो रहा है? नहीं हजम हो रहा है गुरुजी। डायना वैल्यू तो ओम या मेगा ओम या किलो ओम में आएगा ना सर। मैं जानता था, लेकिन तुम लोग न गौर से देखा नहीं, इसलिए तुम लोगों ने सवाल नहीं किया है। अगर तुमने अभी मेरे बातों को गौर से ध्यान दिए होते तो बंदर के माफी को उछल के बोलते कि गुरुजी आप डायोडा लिखे हैं, इधर वोल्ट लिखे हो। तुमने सवाल नहीं किया। चलो आगे इसका समाधान बताएंगे। अगर OL है, कितने लोग OL का पूरा नाम जानते हैं? कितने लोग मीटर में OL का मतलब जानते हैं? ओवरलोड। मतलब तो लूप पता है गुरुजी, गुरुजी, मतलब होता है कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन अब शाब्दिक ओपन अर्थ क्या लूप। होता है नहीं बता पाएंगे। ओपन लूप। ओपन लूप। लूप का मतलब हो गया सर्किट, यानी कि ओपन सर्किट है। लाइन ब्रेक है या सीपीयू रैम ड्राई सोल्ड है? अगर 000 या 00 आ रहा है तो शॉर्ट है। सीपीयू या रैम के अंदर की बॉल टच हो गई है। वोल्टेज यानी कि हॉट टेस्टिंग पर जाएंगे। जब फोन बूट होता है तो इस लाइन पर VDDQ 0.6 वोल्ट के आसपास पल्स बननी चाहिए। इसे सिर्फ ऑसिलोस्कोप यानी कि DSO पर ही सही से देखा जा सकता है। मल्टीमीटर पे सिर्फ माइनर डिफ्लेक्शन दिखेगा। समझ में आया? इस लाइन को टेस्ट करने के लिए हमें DSO की जरूरत होगा। मल्टीमीटर से हम इसको चेक नहीं कर सकते। अभी देखते हैं, हमने EMI1 वर्सेस EMI0 को देखते हैं। हमने EMI1 को उठाया है। अब EMI0, MT6769V में डुअल चैनल मेमोरी होता है। MT6769V में डुअल चैनल मेमोरी होता है। EMI0 चैनल A यानी कि पहला 16 बिट का ग्रुप और EMI1 चैनल B दूसरा 16 बिट का ग्रुप।
क्या सिंह साहब आपको जवाब मिल गया? जी गुरुजी। अभी समझ में आ गया वहां पर 16-16 क्यों है? जी 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 जी। अगर EMI 1 DQ0 खराब होती है तो सिस्टम सिंगल चैनल पर चलने की कोशिश करेगा या फिर CPU मेमोरी इंस्टॉलाइजेशन को फेल करेगा और फोन को रिस्टार्ट कर देगा। अभी यहां से तुम लोगों का जो अभी तक तुम लोगों ने अभी CPU को जितना पढ़ के आए हो, आमतौर पर ये एक मतलब जनरल लेवल का टेक्नीशियन का काम था। यहां से जब हम रैम के लाइन को चेक करेंगे तो हम यहाँ पर प्रो लेवल्स बनना चाहिए। अगर प्रो लेवल नहीं होंगे, यानी कि जनरल से ऊपर कैटेगरी में नहीं जाएंगे, तो इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रो रिपेयर टिप्स क्या है? आपने नोटिस किया होगा कि बार बार CPU रिवॉल्व करने के बाद भी फोन पोर्ट बनाता है पर ऑन नहीं होता है। ऐसे में EMI DQ लाइंस को मल्टीमीटर से डायोड मोड में जरूर चेक करें। अगर DQ0 से DQ15 के बीच वैल्यूज में 50 मिली वोल्ट से ज्यादा का फर्क होता है तो समझ लीजिए कि कनेक्शन लूज है। क्या आजाद ये दिमाग के अंदर आया? नहीं गुरुजी, फिर बात तो वही हो गई पहले वाली। नहीं, वो तो हम क्लियर करेंगे। अभी गुरुजी उसको 50 MB मतलब कि उसका डायोड वैल्यू में इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा अगर आया तो लाइन मिस है या ड्राई है। अब सिंह साहब आप इसको जरा ध्यान से रखिए। मैं डायोड वैल्यू में आपको मिली वोल्ट चेक करवा रहा हूँ। डायोड गुरुजी मैं मोड थोड़ा में कंफ्यूजन में हूँ गुरुजी, ये क्लियर करेंगे। चलो आगे आपका दिमाग को खोल देंगे, क्यों चिंता करते हो? ओके ओके। EMI 1 DQ15। अब हम EMI 1 DQ15 पर आ गए हैं। ये चैनल बी EMI 1 की आखिरी डाटा लाइन है। DQ0 से DQ15 तक एक 16 बिट का ब्लॉक बनता है। ये लाइन बहुत क्रिटिकल है क्योंकि अगर DQ0 लाइन स्टार्ट है तो DQ15 उस पूरे डाटा का वार्ड की बाउंड्री है, यानी कि वहां पर जाने के बाद एक डाटा बनता है। MT6769V जो कि हेलियो G8085 में अगर इस लाइन में कोई डिस्टरबेंस आई तो यह फोन बूट तो होगा पर डाटा करप्शन की वजह से रैंडम हैंग या रिस्टार्ट करेगा। EMI 1 CA0 थोड़ा सा तुम्हारा उसको क्लियर कर देना चाहिए। इसको यहां पर हम इसको थोड़ा सा लेवल कर देते हैं। आजाद, जी गुरुजी। ले पढ़ ले भाई, तेरा कंफ्यूजन दूर कर ले। जो येलो में किया गया है उसी को। वैल्यू लगभग 350 मिलीवोल्ट। गुरुजी डायोड मिली वोल्ट कैसे बताएगा? कहाँ दूर हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं तो पूरा है। पढ़ लो, येलो कलर में जितना मैंने लिखा है पढ़ो उसको। पर हम डायोड मोड में चेक करेंगे पर मीटर में मिली गुरु वोल्ट। जी इतना भी देखने पड़ेगा, इतना भी देखने पड़ेगा। चुप चुप चुप, साइलेंट रहो। सुन आजाद क्या पढ़ रहा है, क्या मल्टीमीटर जोर से पढ़। कूल टेस्टिंग डायोड मोड रेड प्रोब ग्राउंड पर, ब्लैक प्रोब EMI 0 CA0 लाइन के कैपेसिटर या टेस्ट पॉइंट पर वैल्यू लगभग 350 मिली वोल्ट टू 450 मिली वोल्ट कैसे होगा डायोड मोड में? ये कंफ्यूजन लग सकता है कि हम डायोड मोड में चेक कर रहे हैं पर मीटर में मिली वोल्ट क्यों दिखा रहा है। इसके पीछे का असली साइंस समझते हैं। मल्टीमीटर कैसे काम करता है? जब आप मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करते हैं तो मल्टीमीटर अपने दोनों प्रोब से रेड और ब्लैक से एक बहुत छोटा करंट लगभग 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर बाहर निकालता है। सेमीकंडक्टर की बैरियर
हमें मोबाइल के कंपोनेंट सीपीयू, आईसी, डायोड सिलिकॉन से बने बने होते हैं। ये इनके अंदर एक पीएन जंक्शन होता है। इस जंक्शन को क्रॉस करने के लिए करंट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। डायोड मोड रीडिंग, वोल्टेज ड्रॉप। जब आप रेड प्रोब को ग्राउंड पर और ब्लैक प्रोब को EMI0 CA0 लाइन पर रखते हैं तो मीटर का करंट सीपीयू के अंदर के प्रोटेक्शन डायोड से होता हुआ ग्राउंड तक जाता है। मीटर वो वोल्टेज दिखाता है जो उस लाइन को क्रॉस करने में खर्च हुआ, इसलिए हम इसे 350 मिलीवोल्ट यानी 0.35 वोल्टेज बोलते हैं। बोलते हैं। अगर वैल्यू 3.5, ये स्टैटिक वोल्टेज यहां से ये स्टैटिक वोल्टेज नहीं है जो बैटरी से आता है। ये मीटर का एक अपना टेस्ट वोल्टेज है जो लाइन के हेल्थ बता रहा है। 350 मिलीवोल्ट से 450 मिलीवोल्ट ही क्यों? अगर वैल्यू 350 मिलीवोल्ट से 450 वोल्ट मिलीवोल्ट है, मतलब लाइन परफेक्ट है, सीपीयू से रैम का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर वैल्यू 00 मिलीवोल्ट है, शॉर्ट, इसका मतलब है मीटर का करंट बिना किसी रुकावट के सीधा ग्राउंड हो जाएगा, लाइन शॉर्ट है। अगर वैल्यू ओएल ओपन लूप है तो इसका मतलब है कि मीटर का करंट आगे जा नहीं पाया, रास्ता टूटा हुआ है, ड्राई शोल्डर या ब्रोकन ट्रैक। क्या हम डायोड मोड में वोल्ट चेक करते हैं? टेक्निकली हाँ, डायोड मोड में मीटर एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप ही मेजर करता है, इसलिए एडवांस मीटर्स में वहां छोटा सा वोल्टेज या मिली वोल्ट लिखा होता है। गुरुजी अब ये करके देखना पड़ेगा। तुम लोगों का। तो ये एक बार प्रैक्टिकल होना चाहिए इसका भी। जी अब जी पहले सीपीयू तो खत्म कर लो। जी। सीपीयू खत्म कर लो। तो मेरे ख्याल से अभी जो दिमाग के अंदर चल रहा था वो खत्म हो गया। तो मेरे को मालूम था तुम ये सवाल करोगे, इसलिए मैंने उसका जवाब बना के रखा था। तो EMI1CA0 का मतलब है एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस 1 की कमांड या एड्रेस लाइन 0। अगर DQ लाइंस को हम डाटा कहे तो CA लाइन वो एड्रेस है जहां से वो डाटा पहुंचाना है। बिना CA लाइंस के सीपीयू को ये पता नहीं चलेगा कि रैम में किस जगह पर डाटा लिखना है या कहां से पढ़ना है। तो CA लाइन को जरा देख लेते हैं। CA लाइन को, क्या ये CA लाइन है क्या? EMI1CA0 है, ये लाइन है ना? जी जी भैया। तो यहां तो हमने डाटा को सेंड करने का काम कर दिया, लेकिन हम सेंड करेंगे कहां पर? उसको एक एड्रेस चाहिए ना। जी जी तो जब तक उसको एड्रेस नहीं मिलेगा तो सीपीयू क्या बोलेगा, मैं रखूं तो कहां रखूं, लिखूं तो किस जगह पे लिखूं? तो ये CA लाइन वो महत्वपूर्ण लाइन होता है जो इसको लिखने का जगह बताता है। CA लाइन का रोल क्या है? LPDDR4X जो MT6769B में भी यूज होता है। मेन CA यानी कि कमांड एड्रेस लाइन से मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं। इसका मतलब है कि वही ट्रैक्स कभी कमांड जैसे रीड, राइट, रिफ्रेश कैरी करते हैं और कभी एड्रेस यानी कि मेमोरी का लोकेशन को बताते हैं। CA0 ये सबसे पहले कंट्रोल लाइन है। अगर ये लाइन मिस हो जाए तो सीपीयू मेमोरी को इनिशियलाइज ही नहीं कर पाएगा। जैसे हमने D0 को देखा, डाटा 0 को देखा, उसी तरह ये CA0 है, ये एंट्री लेवल है। अगर एंट्री लेवल ही हमारा खराब हो जाएगा तो हम अंदर ही नहीं जा पाएंगे। अगर किसी में CA0 लाइन खराब है तो वो डाटा रीड राइट नहीं करेगा। फिजिकल कनेक्शन सीपीयू टू रैम MT6769 में भी CA लाइन का ग्रुप छोटा छोटा है पर बहुत फास्ट होता है। ट्रेस ये सीपीयू के EMI कंट्रोल से निकलकर सीधा रैम के नीचे चले जाते हैं। टर्मिनेशन क्या है? इन लाइंस पर अक्स पर सीरीज रजिस्टर नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसलिए इनका ट्रैक ब्रेक होना या बॉल ड्राई होना सीधा डेड कंडीशन पैदा करता है। टेस्टिंग डायग्नोसिस में डायोड मोड में क्या देखेंगे? वैल्यू इनका इम्पीडेंस
यानी कि डी क्यू लाइन से थोड़ा अलग हो सकता है, पर सारी सीए लाइंस यानी कि सीए 0 से सीओ 5-6 तक की वैल्यू आपस में मैच करनी होनी चाहिए। क्या आजाद 0.3 mm से लेकर 0.4 mm कर देंगे? नहीं गुरुजी, इसका मतलब ये हुआ कि सर जितनी लाइनें हैं सब में बराबर जीआर आना चाहिए। आ, यहां से लेकर यानी कि 0 से लेकर 6 तक सारे पेयर के बीच में तुम्हारा डायोडा वैल्यू या जीआर ग्राउंड रेफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर एक भी जरा सा हाई होता है तब भी डाटा तुम्हारा रीड राइट नहीं होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जैसे हमने EMI 1 DQ0 से लेकर DQ15 यानी कि 16 बिट का लाइन देखा, उसी तरह यहां पर कलम जो एड्रेस है वो 6-6-12 लाइन का एड्रेस होगा। यहां पर 6 है और 0 पर भी हमें 6 मिलेगा। EMI 1 पर 6 मिलेगा, 0 पर 6 मिलेगा। तो कहां से हम थे? MT6769B में सीए लाइन का ग्रुप छोटा छोटा होता है पर बहुत फास्ट होता है। ये सीपीयू के EMI कंट्रोल ब्लॉक से निकलकर सीधा रैम के नीचे जाते हैं। इन लाइंस पर अक्सर सीरीज रजिस्टर नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसलिए इनका ट्रैक ब्रेक होना या बॉल ड्राई होना सीधा डेड कंडीशन में पैदा करता है। अगर यहाँ पर देखें इस लाइन को अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं EMI CA0, अब देखो ये लाइन कहाँ जाता है, कहाँ गया, कहाँ आ गया, ये रैम के अंदर सीधा आ गया। जी जी जी। ये LPDDR4 और सीधा लाइन के अंदर आया। बीच में कोई कंपोनेंट्स है क्या? नहीं, कुछ नहीं है गुरुजी। और पता कैसे चलेगा हमको? सिवाय अगर हम कंपोनेंट को रिमूव नहीं करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या? नहीं गुरुजी, कोई चांस नहीं है। इसलिए तो क्या हो गया हमारा टेस्टिंग वैल्यू, इनका इम्पीडेंस वैल्यू डी से थोड़ा अलग हो सकता है। सारा सीए लाइंस CA0 से लेकर CA5-6 की वैल्यू आपस में मैच करनी चाहिए। रेंज लगभग 300 से 500 मिलीवोल्ट। इंपोर्टेंट क्या है, अगर CO0 पर OL आ रहा है तो रैम को इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है। और गुरुजी जो आप 300 से 500 मिली वोल्ट बोल रहे हैं सर, इसको अगर नहीं कोई बढ़िया मीटर है तो हम जीआर पे क्या लेंगे, कितना ग्राउंड डिफरेंस क्या रहेगा? पहले से बता दिया ना, ये 200 से नीचे होना नहीं चाहिए। ओके ओके। हाँ पहले से क्या कर रहा है वो तो मैं पहले से ही बता के आ रहा हूं ना। जी जी जी। अब ये समझ लो, जरा ध्यान से देखो। हम लोग पहले अपने सीपीयू के पास चले जाते हैं। देखो CA0 CA1 ये 2 ट्रैक हो गए ना, जी और यहां तक अगर देखें 6 ट्रैक मिलता है। सभी में जीआर तुम्हारा बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्रिटिकल ये है, ये 1% टॉलरेंस को सह करता है। 1% यानी कि किसी में अगर 100 आ रहा है, अगर किसी में 101 आया तो वो मतलब एक्सेप्टेबल। अगर 102 आया तो वो खराब है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी डायोडा वैल्यू में देखते हैं 50-100 ओम्स को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जी जी, कर देते हैं। लेकिन यहां पर 1% टॉलरेंस ओनली, यानी कि जैसे जैसे सर मीपी लाइन में जैसे हम ध्यान देते हैं। हाँ इसको जरूर ध्यान रखना, वरना एक हल्का सा भी इनके भीतर अगर ऊंच नीच हुआ तो सारा सिस्टम तुम्हारा क्रैश हो जाएगा। इंपोर्टेंट, अगर CA0 पर वैल्यू OL आ रहा है तो रैम इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है और फोन हाई पोर्ट यानी कि MT के पोर्ट पर रुक जाएगा। ये लाइन में 1.1 वोल्ट या 0.6 वोल्ट लॉजिक हाई पर काम करता है। अगर मल्टीमीटर से चेक करना है तो ये वोल्टेज से बुकिंग के वक्त ही ब्लिंक करेगा। क्या समझ में आया? जी जी।
इसलिए मैंने कहा कि अगर हम इस वोल्टेज को चेक करेंगे तो सिंपली डीएसओ से ही करेंगे, इसको हम मल्टीमीटर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर लगाने के टाइम तक ये कई बार बंद होके चालू हो चुका होगा। इसलिए डीएसओ एकमात्र ऐसा कंपोनेंट, ऐसा डिवाइस है जो इन लाइंस को पकड़ सकता है। EMI 1 CA0 फेल होने से क्या सिम्टम्स होगा? DRAM इनिट फेल्ड। अभी हम लोग कंप्लीटली सॉफ्टवेयर टूल में आ गए हैं, और यहां से कंप्लीट तुम देखोगे सॉफ्टवेयर टूल, जब हम एसपी फ्लैश टूल इस तरह का जब टूल इस्तेमाल करते हैं, वहां पर क्या फॉल्ट आने पर तुम, हम लोग कम से कम क्लास में 132 या 133 टाइप का एसपी फ्लैश टूल का प्रॉब्लम देखा था ना सिंह साहब? जी जी जी, बहुत लंबा था सर। वही देखो गुरुजी। यहां पर कहां से वो प्रॉब्लम होता है। DRAM इनिट फेल्ड, ये एक एरर मैसेज आता है ना, DRAM इनिट फेल्ड। जी अगर आप पीसी पर फ्लैश या टूल अनलॉक टूल से यूज करेंगे तो एरर आएगा स्टेटस DRAM फेल्ड या नो रेस्पॉन्स फ्रॉम DRAM। अगर EMI CA0 का लाइन तुम्हारा मिसिंग है, करप्ट है, शॉर्ट है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ड्राई है, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा आएगा। नो डिस्प्ले आएगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगा, क्योंकि अगर रैम इंस्टॉलाइज नहीं हुआ तो डिस्प्ले बफर नहीं बनेगा। और बफर क्या है? क्या है बफर? बफर क्या है? अरे इस चीज को रिपीट करो ताकि तुम्हारे याद रहेगा। अब दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, यहां हर एक जगह में मैं कंपैरिजन का टेबल बनाया हूं। अगर सारे लाइंस को भी तुम भूल जाओ, बस टेबल को, कंपैरिजन टेबल को याद रखोगे तो तुम्हारा कंप्लीट क्लास हो जाएगा। सिर्फ कंपैरिजन टेबल को अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारा पूरा क्लास हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग के अंदर सारे चीज बैठ जाएंगे। बफर याद आया या बफर याद नहीं आया? गुरुजी, कंफ्यूज कर देता है ये वर्ड। अरे यार, बफर मतलब कोई डाटा, मान के चलो सीपीयू रैम के सीए लाइन को कोई डाटा भेजा, जी तो सीए लाइन उसको कैप्चर करके पहले पकड़ के रखेगा, फिर तो प्रोसेस करेगा ना। जी जी जी। तो जहां पकड़ के रखता है वही लाइन बफर लाइन होता है। अच्छा, रुकने की जगह है जहाँ पे हाँ, वही तो बार बार तुम्हें यही चीज समझा रहा हूं। अगर बफर जोन नहीं बनेगा तो कोई भी डाटा आपका प्रोसेस ही नहीं होगा। जैसे एसराम, एसराम बफर जोन होता है। गुरुजी, हमें कंफ्यूज कर रहा है ना। हमें कंपनी ने बफर स्टॉक भेजा था, है मतलब के हैंडसेट भेजे थे। जो हाँ, हैंडसेट वारंटी में होते थे वो पहले एडवांस स्टॉक भेज दिया, उसको हम्म। बफर स्टॉक बोलते हैं। मेरे को वो ही कंफ्यूज कर देता है। नहीं नहीं नहीं, आप सुनो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आम जिंदगी का भाषा और फिजिक्स का भाषा अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम मेंढक को क्या कहते हैं? फ्रॉग या टोड कहते हैं आम जिंदगी के भाषा में। लेकिन उसी मेंढक को हम अगर साइंस के यानी कि फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर उसको बोले तो उसका नाम बन जाता है राना एंड टाइग्रीना। तो अगर किसी आम लोगों को अगर बोलोगे कि राना क्या है, टाइग्रीना क्या है, वो समझ पाएंगे? नहीं गुरुजी, नहीं समझ पाए। तो राना टाइग्रीना का मतलब होता है वही मेंढक, एक पानी में रहने वाला, एक सूखा सूखा में रहने वाला। तो फिजिक्स का लैंग्वेज ही अलग है। आप आम जिंदगी के लैंग्वेज में इसको ढकेलोगे नहीं। आम जिंदगी के लैंग्वेज में अगर ढकोलोगे तो ये समझने से रहा। तो नो डिस्प्ले क्यों बनेगा? क्योंकि रैम अगर इंस्टॉलाइज नहीं हुआ तो डिस्प्ले बफर नहीं बनेगा, और बफर नहीं बना तो डाटा प्रोसेस नहीं होगा, और डाटा प्रोसेस नहीं हुआ तो आपका डिस्प्ले ब्लैंक रहेगा। बूट लोडर एरर। कौन बार बार मीटा मोड या फास्ट बूट मोड में जाने की कोशिश करेगा पर फेल हो जाएगा। एक अहम टॉपिक आया क्या तुम लोगों के पास? एक अहम टॉपिक आया है क्या? जी गुरुजी। यानी कि अगर कलम एड्रेस सीए, अगर कलम एड्रेस का लाइन मिस हो जाएगा तो आपका फोन कभी कभी फास्ट बूट या रिकवरी मोड में चला जाएगा।
भले ही आप कितने ही सॉफ्टवेयर कर लो, सब कुछ कर लो, सीपीयू, एमएमसी, यूएफएस, रैम, सब कुछ रिवॉल्व कर लो, अगर इनके बीच में लाइन या ट्रैक अगर मिस हो गया तो ये प्रॉब्लम भी आएगा। कंपैरिजन खुद देख लो। फीचर, डीक्यू लाइंस यानी कि डाटा लाइंस, सीए लाइंस यानी कि कमांड लाइंस। क्वालिटी, अगर डीक्यू लाइन ज्यादा होती है 32 से 64 लाइन होता है, सीए लाइन कम होता है 6 से 10 लाइन होता है। फेल्योर इफेक्ट, अगर डीक्यू लाइन फेल हुआ, हैंग होगा, रिस्टार्ट होगा, डाटा करप्ट दिखाएगा। अगर सीए लाइन फेल हुआ, डायरेक्ट डेड हो जाएगा या बी रोम पोर्ट बनाएगा। टेस्टिंग, डायोड वैल्यू मैच नहीं होनी चाहिए, डायोड वैल्यू मैच होनी चाहिए, डायोड वैल्यू मैच होनी चाहिए। और सीए लाइन में डायोड वैल्यू मैच होनी चाहिए। दोनों लाइन को जरा गौर से देखो, यहां से यहां तक लाइन को देखो, यानी कि लाइन के बीच में डायोडा वैल्यू मैच होनी चाहिए, जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बस अगर यहां से इस टेबल को अगर तुम याद रख लोगे तो पिछले हमने सीए लाइन, डीक्यू लाइन जितना पढ़ा ना, उसका सारांश यहां पर है, समरी यहां पर है। ठीक है, आगे चलते हैं CA5। अब हम EMI1 CA5 पर है, जो चैनल 1 EMI1 की आखिरी कमांड या एड्रेस लाइन है। LPDDR4X इंटरफेस में MT6769B हेलियो G5 G8085 सिर्फ 6 लाइंस का 0 से लेकर CA5 का यूज करता है पूरे रैम को कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब है कि ये अगर एक अकेली लाइन CA5 भी ब्रेक हो गई तो 1 से 6th इंस्ट्रक्शन रैम तक नहीं पहुंचेगी और सिस्टम क्रैश हो जाएगा। यही बात मैंने कहा ना अभी। जी जी। जब सिस्टम क्रैश हो जाता है तो क्या होता है, क्या लिखता है तुम्हारे मोबाइल में? सिस्टम हैज बीन, डिस्ट्रॉय। और एक आता है फास्ट बूट। जब सिस्टम क्रैश होता है तब भी फास्ट बूट में मोबाइल चला आता है। टेक्निकल डीप डाइव करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, LPDDR4X में लाइंस डबल डाटा रेट पर काम करती है। अब डबल डाटा रेट क्या है? तुम लोगों ने यूएफएस का क्लास कर चुके हो ऑलरेडी। यूएफएस के ऊपर पूरी क्लास तुम्हारा हो चुका है। तुम्हें पता है कि जो हमारा AMCP था वो डबल डाटा रेट नहीं था, क्योंकि वो एक वक्त में या तो रीड करेगा या तो राइट करेगा। लेकिन यूएफएस क्या करता है? ये कई वक्त में दोनों काम करता है गुरुजी, रीड भी करता है तो और राइट भी। तो ये LPDDR4X में डबल डाटा रेट पर काम करती है। CA5 का लाइन क्लॉक के हर राइजिंग और फॉलिंग एज पर अलग अलग इंस्ट्रक्शन ले जाता है। अब सवाल यहां पर, मजे का सवाल ये है कि ये इतना सारा करने का कारण क्या है? ये यहां से अगर हम देखें, यहां पर 16 बिट किया है, यहां पर देखें तो ये 6 बिट किया है। अगला 6 बिट 0 पर, EMI 0 पर भी आएगा। अगला 6 बिट अब देखो EMI 0 पर भी आया। ये इसका ऐसा करने का मतलब क्या है? बता सकते हो इसका ऐसा करने का मतलब क्या है? बता सकते हो क्या? एक वक्त में गुरुजी तो काफी कम समय में ज्यादा काम करने के लिए ऐसा होता है सर। अरे ये तो सही है, लेकिन देखो एक चीज तुम्हें दिखाता हूं, उसको देखना जरूरी है, तुम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ये रहा डाटा लाइन, ये रहा डाटा लाइन। अगर डाटा इस तरह का नहीं होगा तो क्या डाटा प्रोसेस होगा? नहीं होगा सर। तो इस वजह से इनको पेयरिंग में रखा जाता है। एक हाई होता है, दूसरा लो होता है, तीसरा हाई होता है, चौथा लो होता है। जब ये डाटा को कंप्लीट करते हैं तभी जाकर रीड राइट प्रोसेस होता है। अगर मान के चलो बीच में ये ब्रेक हो गया, अब क्या होगा? सब रुक जाएगा गुरुजी, कोई सब प्रोसेस रुक जाएगा। इस वजह से इनको ऐसा किया जाता है 16 बिट, 32 बिट, 8 बिट, 64 बिट। लेकिन EMMC हो गया, UFS हो गया, इनमें 8 बिट के अलावा ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारा UFS हो गया, EMMC हो गया, ये हमारा क्या करते हैं, मतलब स्लो प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन RAM क्या करता है? RAM का भी स्लो प्रोसेसिंग करता है? बोलो। नहीं। RAM को हम लोग रैम 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 तो सोलह प्रोसेसिंग होगा, जो भी उसको कोई डाटा कुछ नहीं मिलेगा उस टाइम पे सोलह सोलह प्रोसेसिंग हो जाएगा ना।
अबे रैम की बात हम कर रहे हैं, कोई डाटा मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात को हम नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को कर रहे हैं रैम में इतना प्यार ज्यादा क्यों होता है। इसलिए होता है कि वो प्रोसेस को हाई स्पीड में ले जा सके। इसलिए रैम को हमने 8 बिट पर अटकाया नहीं है, रैम 64 बिट 128 बिट पर भी रैम जाता है। लेकिन सीपीयू हो गया या ईएमएमसी हो गया, यूएफएस हो गया, इनमें 8 बीट ही होता है। यहां तक क्लियर है क्या? यस। फिजिकल ट्रेसिंग सीपीयू बॉल में आप ये लाइन से सीपीयू के ईएमआई ब्लॉक में एक साथ लाइन से होती है। बोर्नियो में इसका ट्रैक CA0 से लेकर CA5 तक पैरेलल चलते हैं। वायर्स एंड लेयर्स क्या है? क्योंकि ये हाई स्पीड कंट्रोल लाइन है, ये पीसीबी के इनर लेयर में भी होते हैं ताकि बाहर का नॉइज इनको डिस्टर्ब ना करे। फॉल्ट फाइंडिंग प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? इन 6 लाइंस CA0 से लेकर CA5 की वैल्यू को आपस में कंपेयर करें। स्टैंडर्ड वैल्यू 350 मिलीवोल्ट से 450 मिलीवोल्ट। रेफरेंस वैल्यू सीपीयू रैम के ब्रांड पर डिपेंड करता है। ये अलग अलग हो सकता है अगर सीपीयू रैम हमारा अलग अलग हो गया, लेकिन कम से कम 350 है और ज्यादा से ज्यादा 480 मिलीवोल्ट पर होना चाहिए। अगर बाकी लाइंस 400 मिलीवोल्ट दे रही है तो CA5 पर 600 मिलीवोल्ट या OL आ रहा है तो 100% जो है बॉल कनेक्शन लूज है। आईपोर्ट मिस्ट्री क्या है? अगर फोन सीधा मीडियाटेक पोर्ट या USB पोर्ट या भीकम पोर्ट बना रहा है बिना पावर की दबाए तो अक्सर लोग CPU eMMC पर काम करते हैं, पर अगर CA5 जैसे कंट्रोल लाइन ओपन हो जाए तो भी CPU रैम को देख नहीं पाता और इमरजेंसी पोर्ट में चला जाता है। जब तक CPU रैम को पकड़ नहीं पाएगा तो तुम्हारा eMMC पोर्ट बन जाएगा। तो अगर हमने CPU eMMC UFS को रिबल करने के बाद भी अगर हमारा ये पोर्ट बन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? आजाद कुमार, इनको को चेक करेंगे गुरुजी। यानी कि यहां CPU का बॉल नंबर है हो गया E19 और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा UFS या रैम के अंदर बॉल नंबर V14। E19 और V14 के बीच में हम डायोडा मोड में रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे और इन सारे लाइंस में हमें लगभग रेजिस्टेंस वैल्यू मिलना जरूरी है। अगर सीपीयू लगा है तो रेजिस्टेंस वैल्यू जरूर हमें बराबर मिलना होना चाहिए। अगर सीपीयू eMMC दोनों उतरा हुआ है तो दोनों में हमें 0-0 यानी कि हमें शॉर्ट सर्किट जैसा वैल्यू मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो भी हमारा ऑटोपोर्ट का कंडीशन बनेगा। याद रखिए MT6769V में 2 चैनल्स हैं। अगर EMI 0 CA5 खराब है तो चैनल 0 फेल होगा। अगर EMI 1 CA5 खराब है तो चैनल 1 भी फेल होगा। डुअल चैनल सेटअप में अगर एक भी CA लाइन फेल होता है तो फोन बूट लूप या डेड कंडीशन में जाएगा, क्योंकि MTK का प्रीलोडर दोनों चैनल्स की हेल्थ को चेक करता है। समझ क्या है? हमने CA0 से लेकर CA5 तक का लॉजिक को क्रैक कर लिया है। ये लाइन टू ब्रेन ऑफ द ब्रिज है। इनके बिना डाटा बस यानी कि DQ का कोई वजूद नहीं है। अगर कमांड लाइन यानी कि कलम एड्रेस लाइन हमारा खराब हो जाएगा तो डाटा लाइन भी हमारा कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि डाटा तो भेजेगा लेकिन एड्रेस ना मिलने के कारण वो अपने जगह में पहुंच ही नहीं पाएगा। अपने जगह में पहुंच नहीं पाया तो हमारा कोई भी काम बनेगा नहीं। अब हम चैनल 0 EMI पर आ गए हैं। MT6769V में ये प्राइमरी चैनल होता है। अक्सर जब सिस्टम बूट होता है तो CPU सबसे पहले इसी चैनल EMI 0 को इनिशियलाइज करने की कोशिश करता है। अगर EMI 0 DQ फेल है तो फोन के ऑन होने के चांसेस EMI 1 के फेल होने के मुकाबले और भी कम हो जाते हैं। अगर 1 फेल हो गया तो ये हो सकता है फोन हमारा बूट लूप में आ जाए, लेकिन अगर 0 फेल हो जाए तो हमारा 100% जो है वो ट्रेड हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं EMI 0 वर्सेस वो EMI 1, द डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है।
ये पहला 16 बिट का ब्लॉक है। बूट लोडर और क्रिटिकल सिस्टम डाटा अक्सर इसी चैनल पर गुजरता है। EMI 1 चैनल 1 ये दूसरा 16 बिट का ब्लॉक है जो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ और परफॉर्मेंस के लिए होता है। EMI 0 DQ0 टेक्निकल रोल क्या है? ये चैनल 0 के सबसे पहली डाटा लाइन है। कनेक्शन ये CPU के EMI 0 ब्लॉक से निकलकर रैम का LPDDR की पहली डाटा लाइन पिन पर जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है? ये लिस्ट सिग्निफिकेंस बिट होता है यानी कि LSB होता है। अगर ये लाइन ओपन हो गया तो मेमोरी से रीड होने वाला हर बाइट 8 बिट या हर वर्ड 16 बिट गलत हो जाएगा। अब समझ में आया क्या? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट क्यों किया जाता है? जी जी गुरुजी। फॉल्ट डायग्नोसिस क्या करे? गुरुजी दोबारा करिए, रिपीट करिए। ये लास्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। अगर ये लाइन ओपन हो जाए तो मेमोरी से रीड होने वाला 8 बिट या वर्ड 16 बिट। वर्ड हो गया 16 बिट और लेटर हो गया 8 बिट, गलत हो जाएगा। फॉल्ट डायग्नोसिस क्या है? कोल्ड टेस्टिंग में इंपीडेंस को हम चेक करेंगे। इंपीडेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? इंपीडेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं गुरुजी। इंपीडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस। दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए। ये चैनल 0 के सबसे पहली डाटा लाइन है। कनेक्शन ये CPU के इमेज 0 ब्लॉक से निकलकर RAM को LPDDR पोर्ट्स की पहली डाटा पिन तक जाती है। यह लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। अगर यह लाइन ओपन हो जाए तो मेमोरी से रीड होने वाला हर बाइट या हर वर्ड गलत हो जाएगा। कोल्ड टेस्टिंग में इसको चेक करेंगे। इंपीडेंस को वैल्यू EMI 0 DQ का वैल्यू EMI 0 का DQ1 से लेकर DMI 15 तक बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अब समझ में आया क्या आजाद? 0.3 mm जी 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 गुरुजी। वहां पर सारे 0.3 mm था या कुछ अलग था? नहीं 0.3 mm। तो यहां पे हमें क्या समझने को आया? हमें क्या समझ में आया कि इन लाइंस के बीच में हर पेयर में या हर लाइन का GR वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इशू क्या आएगा? अगर आपने CPU रिबल किया है, फोन एमटी के कोड बना रहा है पर फ्लैश नहीं हो रहा है या BROM एरर दे रहा है तो EMI 0 DQ लाइंस को चेक करो। अक्सर सेंटर की बॉल्स ड्राई हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हुई थी EMI 1। अगर EMI 1 की लाइंस ओके है पर EMI 0 DQ शॉर्ट है तो फोन कभी बूट नहीं करेगा। मीडियाटेक CPU में चैनल 0 मैंडेटरी होता है बूटअप के लिए। EMI 0 DQ0 फेल होने की सिम्टम्स क्या है? कैसे हमको पता चलेगा कि EMI 0 DQ0 फेल हुआ है? डेड कंडीशन कंस्टेंट पोर्ट बनाएगा। बिना पावर की के USB लगाते ही पोर्ट बन जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर फ्लैश करते वक्त SFT एनाबल DRAM फेल, ये प्रॉब्लम हमने कहा था ना तुमको क्लास के दौरान। क्या सिंह साहब, कहा था कि नहीं कहा था? जी गुरुजी। SFT इनेबल DRAM फेल आएगा। कहा किस में आता है ये फॉल्ट? किस सॉफ्टवेयर में आता है? वो SP फ्लैश टूल में गुरुजी। SP फ्लैश टूल में क्यों आता है? अगर EMI 0 DQ लाइन फेल हो जाए तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। एनक्रिप्शन सक्सेसफुल। अगर ये लाइन अनस्टेबल है या लीकेज है, अनस्टेबल है या लीकेज है तो फोन एनक्रिप्शन अनसक्सेसफुल का एरर दे सकता है। क्योंकि गुरुजी हाँ, ये लाइनें जो हैं, या तो हमें इसका GR पूरा मिलेगा या फिर बिल्कुल डिस्कनेक्ट होगा अगर बॉल ड्राई हो जाएगा। तो लीकेज का भी आ सकता है कुछ ऐसा। देखो सिंह साहब, यहाँ पर हम पहले क्लैरिटी कर दें। हम अब अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रो लेवल का पढ़ाई है या जनरल लेवल का पढ़ाई है? गुरुजी प्रो लेवल का
है। मान के चलो कोई सेठ 50 मैकेनिक के पास गया है, हर मैकेनिक ने उसका यूएफएस सीपीयू सॉफ्टवेयर सब कुछ कर करके कोशिश करके थक गया है। थकने के बाद उसने उसको बना नहीं पाया, छोड़ दिया, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर ये सारा चीज नहीं होता है। अब ये सारा चीज तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, कल को खुदा ना खास्ता ऐसा सेठ तुम्हारे पास आ जाए और वो बंदा बोले कि मैंने 15 दुकान घूम घूम के आया हूं, मेरा बन नहीं रहा है। अब बताओ, आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? जी जी बिल्कुल बना पाएंगे। तो ये है, इसका कारण है हम लोग अभी प्रो लेवल टीचिंग में है, हम लोग जनरल लेवल में नहीं है। तो प्रो लेवल में अगर हमारे पास कोई सेट आता है, तो आमतौर पर अगर सीपीयू ईएमएमसी यूएफएस ड्राई होता या रिवल का कोशिश करके कोई मरम्मत करने का काम करता है, तो आजकल की माँ के पेट में जो बच्चा है ना, वो भी सीपीयू रिवल कर देता है। गलत है या सही? सही है गुरुजी, सही है। यानी कि ये सरसों हाथ में लेके उठा के फेंक दो, पूरा हिंदुस्तान में जहां जहां गिरेगा वहां पर तुम्हें मैकेनिक मिल जाएगा सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व करने वाला, वो भी बखूबी करने वाला मिल जाएगा। लेकिन उसको ये जानना बेहद जरूरी है, सीपीयू यूएफएस रिवॉल्व करने से कोई काम नहीं बनता है। जब भी हमारा सीपीयू यूएफएस रिवॉल्व करने के बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो इन लाइंस को हम चेक करेंगे। अगर हमें ये पता होगा कि इन लाइंस के वजह से ये सारा प्रॉब्लम आता है, तो हमें कोई तकलीफ होगा? बताओ। नहीं होगा गुरुजी। नहीं गुरुजी। अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ये इसका कुछ लेयर ऊपर भी होता है, कुछ लेयर तुम्हारा बोर्ड के अंदरूनी लेयर में भी होता है। अगर इनके बारे में हमें जानकारी होगा, तो हम सीपीयू से सीधा इस लाइन को उठा के एलपीडीडीआर में डाल सकते हैं। हम अंदरूनी लाइन को ढूंढेंगे भी नहीं। अगर अंदरूनी लाइन शॉर्ट हो गया तो बात अलग है, वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर लाइन ओपन हो गया है, तो ऊपर से हम इस लाइन को जंपर कर सकते हैं ना, ढूंढना तो हमको नहीं पड़ेगा ना। जी तो बिना पावर की के अगर यूएसबी पोर्ट लगता है और पोर्ट बन जाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर फ्लैश करते वक्त SF3 इनेबल DRAM फेल आएगा। एनक्रिप्शन अनसक्सेसफुल, अगर ये लाइन अनस्टेबल है, लीकेज है, तो फोन एनक्रिप्शन अनसक्सेसफुल का एरर दे सकता है, क्योंकि डाटा रीड राइट सही से नहीं हो रहा है। वीक और बी मॉडेम, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको देखेंगे कि वीक और वोल्टेज बन रहा है, लेकिन वी मॉडेम या VDRAM स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि EMI कम्युनिकेशन फेल हो रहा है। अब मैंने बार बार तुम लोगों को कहा कि सारे पढ़ाई को एक तरफ रख दो, अगर बस इतना ऐसे जो कंपैरिजन टेबल मैंने यहां पर बनाया है ना, इस कंपैरिजन टेबल को अगर याद रख लोगे, तो भी तुम्हारा बाकी सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अगर याद रख लोगे तो सिमेटिक के अंदर चल के तुम वो लाइन को ढूंढ लोगे जिस लाइन के जरिए STFT DRAM एनाबल फेल आता है। EMI 0 DQ 0 से GQ पिन तक कंपोनेंट फंक्शन क्या है? डाटा ट्रांसफर चैनल 0। स्टेटस क्या है? अगर फेल हो जाएगा डेड होगा या बूट रोम पोर्ट बनाएगा। EMI 0 CA 0 से CA5 का तो इंस्ट्रक्शन चैनल 0 होता है ये। अगर ये नहीं बनेगा तो तुम्हारा LPDDR4X इंस्टॉलाइजेशन ही नहीं होगा। EMI 0 DQS 0 से लेकर S1 तक ये होता है टाइमिंग। अगर हैंग अगर नहीं मिला तो हैंग ऑन लोगो या डाटा करप्शन का मैसेज आएगा। अभी चलते हैं EMI 0 DQ15। चैनल 0 EMI 0 के आखिरी डाटा पॉइंट होता है EMI 0 DQ15 पर है। ये लाइन चैनल 0 के 16 बिट डाटा ब्लॉक DQ 0 से DQ15 तक का आखिरी हिस्सा है। टेक्निकल फंक्शन क्या है? प्राइमरी चैनल और चैनल 0। वार्ड बाउंड्री, ये 16 बिट डाटा वार की सबसे हाई बिट डाटा है। अगर DQ15 फेल हो गया तो मेमोरी से रीड होने वाली वैल्यूज ऑड या इनवैलिड हो जाते हैं। तो यहां पर ऑड क्या है? सुबह सुबह है कि नहीं? जी गुरुजी। ऑड क्या है? 2 4 6 8 गुरुजी। यार सिंह साहब, यार क्या करते हो? उस दिन मैंने नॉट गेट के बारे में बताया था ना,
और कब ऑड होता है, कब इवन होता है। अब भी मैंने आपको बना के दिखाया ना, अगर ऊपर का लेयर या नीचे का कोई लेयर अगर कट जाए तो ये ऑड पे आ जाएगा ना। आपका डाटा लाइन ऊपर 4 नीचे 4 होगा तभी तो 8 ब्लॉक बनेगा ना। तो 8 जो होता है वो इवन नंबर होता है, लेकिन उसमें से अगर एक कट गया, 8 के बजाय कितना हो गया, 7। तो 7 आपका ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा? ऑड होगा। तो ऑड हो गया तो इनवैलिड हो जाएगा ना। जी, 8 बिट कंप्लीट तो नहीं होगा। हाँ, अरे यार, पढ़ाई को तुमको इतना गहराई से मैंने पढ़ाया है, इतना डीप लेवल से पढ़ाया, अगर सही मायने में पढ़ोगे ना तो प्रो बनने से तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। वार्ड बाउंड्री, ये 16 डाटा वार्ड का सबसे हाई बिट होता है। अगर 15 फेल हो जाए तो मेमोरी से रीड होने वाला वैल्यू ऑड या इनवैलिड हो जाते हैं। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? ये लाइन EMI0 से लेकर DQS1 डाटा स्ट्रोक पर हाई बिट के साथ मिलकर काम करते हैं। फिजिकल लेआउट एंड ट्रेसिंग क्या करेंगे? इन हाई स्पीड लाइंस का एक रूल होता है, लेंथ मैचिंग। जितनी लंबी DQ0 की ट्रैक होगी लगभग उतनी लंबी DQ15 की ट्रैक होनी चाहिए। क्या आजाद? आजाद, जी सर। एक एक बात क्लैरिटी में आ रहा है तुम्हारा? जी 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 आ रहा है क्या? जी सर। मेरा नाम मुझे बोल रहे हैं क्या सर? अरे नहीं रे, आजाद मैंने से बोले। आजाद को पूछा। देखो, मैं हर वक्त आजाद को क्यों पूछता हूं? देखो, जब कोई स्कूल में, कोई विद्यालय में जो अगले बेंच में बैठने वाले लड़के होते हैं वो सबसे ज्यादा आंसर देते हैं और लगभग 80% आंसर राइट देते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर आजाद से पूछता रहता हूं। हर वीडियो में तुम्हें यही शब्द मिलेगा, आजाद को मैं पूछता रहता हूं। अगर तुम लोग अपने आप से निकल के जवाब दोगे तो अगले बार में तुम लोगों का नाम ही मैं पुकारूंगा। क्या आजाद? गुरुजी, आजाद का नाम आसान है। अरे नहीं नहीं, बात यही है जो मैंने कहा, आसान की वजह से नहीं। आज तक कम से कम 2 साल के भीतर मैंने जितने भी पढ़ाया है आजाद उसको सही से हजम किया है और सही से मेरे को 80% तक वो जवाब सही देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन हाई स्पीड लाइंस का एक रूल होता है, लेंथ का मैचिंग। यानी कि ये जो दोनों लाइन होता है ना, ये जो लाइन होता है ना, यहां से रैम से लेकर CPU के बीच में, अगर यहां पर हम थोड़ा चलते हैं, रोको, आई गॉट सॉल्यूशन। अब चलते हैं कंपोनेंट में, देखते हैं इसका अगर हाई रेजोल्यूशन का होगा तो हमें पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। अरे यार, इसका कोई रेजुलेशन ही नहीं है तो क्या पता चलेगा इसमें से? यहां से आपको पता है ना, इस, हाँ दिख रहा है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, ये लाइंस दिख रहा है ना इसके जी अंदर। जी 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 गुरुजी, दिख रहे हैं। ये लाइंस आपका बराबर होना चाहिए, यानी कि 1 माइक्रोमीटर का भी डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। आई बात ना समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये जो फिजिकल लाइंस इसके अंदर बने हैं ना, जी ये फिजिकल लाइंस का जो लेंथ होता है वो लेंथ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वरना यहां पर क्या होगा, आपका रेफरेंस जो होता है वो मिसमैच करेगा, और रेफरेंस मिसमैच किया तो आपका इतने सारे अजीब अजीब प्रॉब्लम आएंगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो। भूत पकड़ लेगा गुरुजी। जितनी लंबी DQ0 की ट्रैक होगी लगभग उतनी लंबी DQ15 की ट्रैक होनी चाहिए। अगर आपने बाईपास जंपर लगाने की कोशिश की जो कि EMI लाइंस में नामुमकिन के बराबर है, तो टाइमिंग मिसमैच की वजह से फोन कभी ऑन नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल रिपेयर लॉजिक क्या है? कॉमन कंपैरिजन मेथड, गुरुजी मल्टीपल। गुरुजी गुरुजी, हाँ हाँ हाँ। अगर इसका EMMC या CPU निकालते समय हमारा ट्रैक मान लो मिस हो गया,
हम्म। तो हम उसका अपनी वायर से जंपरिंग करेंगे, हाँ पूरा पूरा ट्रैक ही मान लो वो निकल गया, हाँ। क्या वो कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाएगा? तो आप मुझे बताइए, जब आप जंपर करते हो तो सांप के चलने के माफिक करते हो या सीधा लंबे डंडे की तरह करते हो? वो तो इधर उधर घूम के जाता है, थोड़ी बिल्कुल सीधा तो होती नहीं है लाइन। बिल्कुल बिल्कुल सीधा होगा। आप गौर से देखिएगा, उसका लाइन जो है वो बिल्कुल सीधा होता है। लगभग जरा सी हल्की सी अगर इधर उधर हो जाए तो 1%, इसीलिए तो आपको दिया गया है ना। ओके। 1% तो इसीलिए दिया गया है। और मोटी पतली भी नहीं होगी और डिस्टेंस भी दोनों का बराबर होगा। आप अब मोटा पतला करके देखिए कितना प्रॉब्लम आएगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ जी गुरुजी। तो मल्टीमीटर के डायोड मोड में रखो, EMI DQ0 से लेकर EMI 15 तक की सभी पिंस की वैल्यू को चेक करो। एग्जांपल, अगर बाकी 15 लाइंस पर 340 मिली वोल्ट आ रहा है तो DQ15 पर 410 मिली वोल्ट या 280 मिली वोल्ट आ रहा है, तो समझ लो उस लाइन का ट्रैक में रेजिस्टेंस बढ़ गई है, ये वॉल सही से नहीं बैठी है। हाई पोर्ट वर्सेस फ्लैश एरर, अगर EMI 0 DQ15 ओपन हो तो अक्सर ऑटो पोर्ट बनाएगा। जब SP फ्लैश टूल या अनलॉक टूल से गेट स्ट्रोब फ्लैश इन्फो या फ्लैश करेंगे तो एरर आएगा। एरर SFT इनेबल DRAM फेल या 4032 या 4032 एरर अक्सर EMI लाइंस की कनेक्टिविटी फेल्स होने पर होता है। सिम्टम्स ऑफ EMI 0 एंड DQ15 फेलियर का डेड कंडीशन में फोन पावर सप्लाई पर 50 मिली एम्पियर से 80 मिली एम्पियर तक जाकर अटक जाएगा। सिक्योर रैम को इंस्टॉलाइज करने का कोशिश कर रहा है पर फेल हो जाता है। बीरोम लूप, फोन बार बार डिस्कनेक्ट होकर वापस पोर्ट बनाएगा। होता है ना, ये बहुत ज्यादा तुम लोगों के साथ होता है। तुमने CPU को, सॉरी, UFS को, eMMC को लगा दिया, लगाने के बाद फ्लैश टूल में गए, अब फ्लैश टूल में उसका इन्फो रीड करने का कोशिश किया, जैसे ही वो इन्फो रीड करने का वक्त आएगा वैसे ही ये पोर्ट छोड़ देगा। ऐसा होता है ना, जी ऐसा होता है ना, बिल्कुल जी पोर्ट जी छोड़ देता है। जी 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 छोड़ता है बिल्कुल गुरुजी। अब कभी जैसे, कभी गुरुजी हाँ, सॉफ्टवेयर पे भी ये जो है जैसे सॉफ्टवेयर करते हैं तो कभी कभी पोर्ट अपने आप छोड़ देता है, एक्स्ट्रा रैम करके कुछ वो आ जाता है। यही तो पढ़ा रहा हूं, यही तो, हम तो अभी रैम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी कुल मिला के जी जी हम टोटल रैम के बारे ही पढ़ रहे हैं। जी जी गुरुजी। तो बूट बीरम लूप क्या है, फोन बार बार डिस्कनेक्ट होकर वापस पोर्ट बनाएगा। कर्नल पैनिक कब होता है, अगर लाइन थोड़ी थोड़ी कनेक्ट हो रही है तो लूज कनेक्शन है तो फोन ऑन होते ही ब्लू स्क्रीन या रेड स्क्रीन दिखाकर रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ये लाइन को जरा एकदम ध्यान से रखो, ध्यान से रखो। अगर कर्नल पैनिक हुआ, अगर लाइन थोड़ी थोड़ी कनेक्ट हो रही है यानी कि लूज कनेक्शन है यानी कि ड्राई है, तो फोन तो ऑन हो जाएगा लेकिन ब्लू स्क्रीन या रेड स्क्रीन देकर रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर कांस्टेंट है ब्लू स्क्रीन रेड स्क्रीन तो वो फॉल्ट अलग है, लेकिन ब्लू स्क्रीन रेड स्क्रीन दिखाकर अगर ये रिस्टार्ट हो जाता है तो वो कर्नल पैनिक होता है। कर्नल क्या होता है पता है क्या? जी। जैसे गुरुजी वो पीसी में भी आता है, पूरा हैंग हो जाता है, ब्लू स्क्रीन करके हैंग हो जाता है, वो उसके तो बारे में ड्राइवर, वो तो आपका ड्राइवर इशू है। पीसी ओके। में जब ब्लू स्क्रीन होके हैंग हो जाता है वो ड्राइवर इशू है। वो मामूली सी फॉल्ट है, उसको आराम से 1 सेकंड में 1 मिनट में तुम उसको सही कर लोगे, इसमें कोई बड़ी नहीं बात। गुरुजी, उसमें रैम अगर छोड़ता है ना गुरुजी तो पूरा चित्ता 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 डिस्प्ले में आ जाएगा और फिर ब्लू होता है। वो रैम का इशू, उसमें भी सर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ये तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं ना। जी 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 पैचेस, कलर पैचेस आएंगे या स्कैनर जैसे लाइंस आ जाएंगे। जी जी जी। जी जी गुरुजी। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। और ये कर्नेल क्या है, बेसबैंड क्या है, इसकी जानकारी हम तुम्हें कल की क्लास में देंगे। कर्नेल क्या है, बेसबैंड क्या है, ये कर्नेल पैनिक कब होता है, क्यों होता है, इसकी जानकारी हम तुम्हें कल की क्लास में देंगे। क्योंकि आज लगभग 1 घंटा 35 मिनट का क्लास हो चुका है, इसलिए ज्यादा लंबा करेंगे तो सभी का दिमाग से बाहर चला जाएगा। तो कल वही 5 बजे तक रेडी रहो। अब मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैंने आज क्यों
किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया है इसको। ये अपना मनमानी कर रहा है ये बदमाशी कर रहा है गुरुजी। हाँ। अरे जब मैंने 4 दिन से वही कांटेक्ट को मैसेज कर रहा हूं तो आज ऐसा कौन सा तूफान आ गया? मैंने तो उन्हीं लोगों को मैंने मैसेज पास कर रहा था ना। नहीं गुरुजी गुरुजी, इसमें क्या है ना, कुछ लोग आप रिपोर्ट कर देंगे अगर आपका नंबर सर ऐसे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग घुस गए हो जो जान पहचान के नहीं हो, या अरे फिर नहीं नहीं, कंपनी वाले बदमाशी करते हैं। ये ज्यादा ग्रुप में जिस दिन काम करेंगे ना, उस दिन ये साला प्रॉब्लम करने लगता है। तो जाने दो ना, इनको जाने दो। अगर ऐसा करेगा तो हमारा जो जितना बड़ा ग्रुप बना है, अभी 300 मेंबर का हमारा ग्रुप बना है, तो अरताई कर देंगे, अरताई करके सारे ग्रुप को अरताई में ट्रांसफर कर देंगे, काम खत्म। गुरुजी वही वही चैट चला लेते हैं ये, अगर ऐसा कर रहा है। अगर या तो ये चाह रहा हो कि आप बिजनेस चलाइए गुरुजी, बिजनेस वाला अकाउंट लीजिए। बिजनेस वाला अकाउंट अभी लॉगिन है ना, अभी मेरा बिजनेस वाला अकाउंट को लॉगिन है ना। अरे गुरुजी, जो जिसमें पैसा लेते हैं वो कुछ। अरे अरे इनका तो कहने का मतलब दूसरा ये हुआ कि आप अगर बड़े काम करोगे तो हमको पैसा दो, वरना हम तुम्हें नहीं करने देंगे। हाँ, ये चक्कर है ये गुरुजी। होगा। तो उनको समझना चाहिए, उनकी ये जो मीटा प्रोसेस को हमने कितने लोगों के साथ बांटा हुआ है, पूरा दुनिया भर में कहां कहां से लोग यहां पर आके जुड़ते हैं। तो वो समझना चाहिए ना। वो जब एडवर्टाइज डालता है अपने व्हाट्सएप में, तो उनको तो हमारे कस्टमर यानी कि हमारे मेंबर्स तो देखते हैं ना। जी जी जी, सही है। तो चलो आज के क्लास को यहीं पर रोकेंगे और मिलेंगे कल के वही 5 बजे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी हम लोग एकदम हाईएस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। क्या हमारे इस क्लास में ऐसा कोई है जिसको कुछ दूसरे आईसी या कंपोनेंट या सेक्शन पे समझने के लिए चाहत है? तो मुझे यहां से क्लियर करे, तो सीपीयू का क्लास खत्म होते ही मैं उसके ऊपर एक क्लास बनाऊंगा। अगर खुल के बोलोगे तो क्लास बनेगा, अगर नहीं बोलोगे, साइलेंट बैठोगे, तो कोई मेरे पास जो भी बन पड़ेगा मैं वो तुमको दिखाऊंगा। गुरुजी, आज का जो 4G IC RFIC जो आ रहा है आज के डेट में, लेटेस्ट 5G के फोनों में लग के, हाँ, उनके गुरुजी एक क्लास होना चाहिए। मतलब 4G PA है या नहीं SDR? नहीं, वो RF गुरुजी, RF। रेडियो फ्रीक्वेंसी तो। जी 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 जी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए आप ऑलरेडी तुम्हारा बन के रखा हुआ है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या दिखाऊं? दिखाओ दिखाओ गुरुजी। चलो दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ। जो 5G सेट आ रहे हैं उनके सर। हाँ, मैं 5G सेट का ही बात कर रहा हूँ, दूसरे का बात नहीं कर रहा हूँ, 5G सेट का ही बात कर रहा हूँ। 1 मिनट रुको। गुरुजी, अभी रिकॉर्डिंग बंद है ना चालू है? रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ है। बंद करने के बाद मैं एक सवाल पूछूंगा। अब जरा देखो, क्या यही चाहते हो आजाद कुमार? जी 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 सर। 5G फोन तो अब ये इसी के ऊपर चाहते हो तो जी जी सर, यही है। ये भी बना हुआ है, 886 भी बना हुआ है, 660 भी बना हुआ है, 439 भी बना हुआ है। इसको तुम चाहोगे? सब देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते गुरुजी, तुम डिमांड तो करो। अभी अभी जो हम लोग सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं सर, मीडियाटेक के सेटों में फेस कर रहे हैं लेटेस्ट में, अगर इसमें इस समय का कोई हो, कोई भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया टेक का भी बना के रखा हुआ है। जी मीडिया जी। टेक का कुछ 67 कुछ ऐसा है, वो भी बना के रखा हुआ है। बशर्ते तुम लोग डिमांड करो, डिमांड करोगे तो मैं फुलफिल 100%